है। जॉनी बोलता मुझे लगता है हमने कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी को फेस किया भी, अगर उनके पास अपर हैंड होता तो हम कुछ ज्यादा डेंजर में होते। चलो ये इस शिप को एक लेवल से अपग्रेड करने के लिए काफी होगा, अब वापस जाते हो सेफ रहते हैं। लुफेंग बोलता है ठीक है कैप्टन। फिर मैं यंग लू होंग के ऑफिस का सीन दिखाया था। जॉनी बोलते प्रोफेसर तुम मेरे को ढूंढ रहे थे, मैं कुछ बोलना चाहता तुम्हें। डीन बोलती कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, हम तुम्हें स्पिरिट टावर में भेज रहे हैं, तो मैं वहाँ पे टांग सेट के स्टूडेंट की तरह जाओगे, तुम्हें कुछ चीज याद रखनी है, तुम जो मर्जी चाहो कर सकते। डेल पता नहीं क्या लिखा हुआ, कुछ तो लिखा हुआ है, पर जैसे तुम वहाँ पे चल जाओगे तो फिर अकेडमी में वापस आ जाना जल्दी से जल्दी। अगर कुछ हुआ तो हम लोगों को भेजेंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए, तुम्हें चिंता नहीं करनी है उसके बारे में। जॉनी बोलते क्या ये डेंजरस होगा? डिन बोलती है डिपेंड करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर। जॉनी बोलते क्या? चलो ठीक है। डिन बोलती है ठीक है तैयारी करो तुम। अब जॉनी जा रहा होता है, डिन बोलती वेट करो। जॉनी बोलते प्रोफेसर क्या तुम और कुछ बताना चाहते हो? डिन बोलती है कि मिस्टर टांग कैसे, मतलब क्या चला हुआ, कैसा काम कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? जॉनी बोलते मैंने उन्हें देखा रिसेंटली, मुझे लग रहा है कि वो रिसर्च कर रहे हैं टांग सेट के साथ। डिन बोलते ठीक है अब तुम जा सकते हो। जॉनी बोलते ठीक है। डिन अपने सर को पकड़ के ऐसे ही बैठी होती है और अपनी थॉट्स में खो जाती है। उसे याद आ रहे होते पुराने सीन, वो खड़ी होती है दरवाजे पे और अंदर वेल टांग जैनू और कोई और लड़की होती है। टांग जैनू वेल उसने भी कपड़े डाले होते हैं और लड़की ने भी, उसने हक करके रखा होता है जैनू को। डिन की हालत खराब हो जाती है सीन देख के। वेल एक तरह से उसने चीट किया शायद। वांग टानियो ने ऑलमोस्ट टांग जैनू को मार ही दिया था क्योंकि उसने इस तरह की चीज की थी, पर फिर भी टांग जैनू ने कभी भी रीजन नहीं बताया कि मतलब क्या हुआ था। उसे आउटर कोर्ट में भेज दिया गया और कम्प्लीटली उसका करियर ही खत्म कर दिया गया। फिर 10 साल के बाद वो अलग अलग हो गए थे, पर टांग जैनू फिर भी यिंग लू होंग की तरफ ही खींचा चला जा रहा था, पर उसके पास जरा भी हिम्मत नहीं थी बात करने के लिए उससे पहले। काफी लंबा टाइम हो गया था इस बात को, पर ये पूरी सिचुएशन लू होंग के माइंड में छप गई थी। यिन लू होंग भूल नहीं सकती थी इस सिचुएशन को और फॉरगिव नहीं कर सकती थी जैनहुआ को। वैसे बैठी होती है, सोच रही होती है साउल फ्रूट क्या सच्ची मुझे इसे खाना चाहता है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहता है, ये सब कुछ भूल जाना चाहता है मेरे को भी। फिर हमें सीगोड लेक के साइड का सीन दिखाया था, वहाँ पे जैनहुआ और वो होती है डीन। वैसे मतलब याद ही कर रहा होता है एक तरह से, वो स्माइल करता है फिर ऐसे शांत हो जाता है और बैठा होता है साइड में। वांग वहाँ पे आता है और बोलता है साउल फ्रूट तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जैनहुआ बोलता है मास्टर वांग। वांग बोलता है अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो टांग सेट में चल जाओ, तुम्हें फिर हमेशा नहीं देखनी पड़ेगी डीन, मतलब वही यू होंग। जैनहुआ बोलता है कि डिफरेंस क्या होगा इससे, अगर वो मेरे माइंड में रहेगी तो हम हर दिन मिलेंगे एक तरह से। वांग बोलता है कि मुझे बता दो क्या हुआ था उस टाइम पे, क्या तुम बताओगे? फीफी ने बोला कि वो सब कुछ उसकी गलती थी और तुम और लू होंग लव में थे, तुम एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हो। वेल फीफी थी क्या वो लड़की? जैनहुआ बोलते है मेरी गलती है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने जाय होंग को हर्ट किया है और मैंने फीफी को भी हर्ट किया है, मेरी गलती थी। साउल फ्रूट एक अकेला रास्ता जिससे मैं सब कुछ फिक्स कर सकता हूँ, मेरे लिए भी और लू होंग के लिए भी, मैं उसे हर्ट करने नहीं दे सकता हूँ, मेरे को यहाँ से जाने दो। वांग उसे मारता है और बोलता है बकवास करना बंद करो। वैसे ही नीचे गिरा होता है। वांग बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ और हेल्पलेस हो। वो वहां से जा रहा होता है, जैनहुआ ऐसे ही पड़ा होता है वहीं पे। फिर मैं यिंग लोंग हुआ का सीन दिखाया जाता है वहीं पे ऑफिस का। वांग वहां पहुंच जाता है। डीन बोलती है क्या हुआ प्रोफेसर? वांग बोलता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, गलत क्या चक्कर है तुम्हारा? अगर तुम उसे प्यार नहीं करते हो तो तुम इस तरह से नहीं दिखते, ठीक है, जैसे तुम्हारी अभी सिचुएशन लग रही है मुझे। वांग बोलते कि मैंने देखा है सब कुछ जो वो इतने सालों से कर रहा था, क्या तुम उसे एक चांस भी नहीं देना चाहते हो? अब वो साउल फ्रूट के बारे में मांग रहा है, मुझे बताओ तुम चाहते हो कि वो ऐसा करे? डीन बोलती है कि अगर वो सब कुछ भूलना चाहता है तो करने दो ना उसे। वांग बोलते कि तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, कितने ज्यादा तुम बेवकूफ बनोगे यहाँ पे। उसके पास अगर कोई और इंटेंशन होते तो वो ऐसे क्यों करता कि तुम्हें हर दिन प्रोटेक्ट करता 10 सालों के लिए? मतलब डीन बोलती है पर इन सभी सालों में उसने मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं दी, प्रोफेसर मैं कैसे उसे छोड़ दूं? वांग बोलता है कि उसे जाने दो होली अबिस में, उसे देने दो जो सच है तुम चाहते हो वो। डीन बोलती है पर मैं नहीं चाहती कि वो डेंजर में पड़े। वांग बोलता हाँ ऑफ कोर्स तुम डरे हुए हो, मैं 7 एल्डर्स को बोलूंगा कि इजी जाना, उसके ऊपर ज्यादा डिफिकल्टी ना दे उसे। डीन बोलती है कि वो सेफ हो गया है ना? वांग बोलते तुम भी ना। फिर हमें लांस जोनी के रूम का सीन दिखाया जाता है। जोनी बोलते नाना यहाँ पे आओ, जो कंसर्ट है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जीजू यहाँ पे बैठो मेरी तरफ। जीजू बोलती है कि किसने बोला मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा? नाना वहाँ पे आ जाती है, बोलती बैठ जाओ जीजू, ऐसा मत बोलो, मतलब जीजू को याद रखो तुम। जोनी बोलते ठीक है। फिर वो ऐसे बैठे होते हैं, नाना बैठी होती है, आगे मतलब गाना लगा होता है। जोनी बार बार अपने हाथ को आगे की तरफ कर रहा होता है और बाइजू पीछे की तरफ कर रही होती है। जोनी पकड़ लेता है जैसे तैसे। बाइजू बोलती तुम। जोनी बोलते स्टार्ट होने वाला है। फिर ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि लेडीज और जेंटलमैन, जो नंबर 1 स्टार है टैंडिया स्टार का, वो यहाँ पे आ गया है। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये जो भी तुमने पैसा खर्चा है वो वर्थ इट होगा। प्लीज वेलकम करो जो लेजेंडरी म्यूजिशियन है जिसे हम सब प्यार करते हैं। ऐसे चेयर कर रहे होते हैं सारी। टैनली वहां पे आ जाता है, ऐसे ही बोलता है वो अनाउंसमेंट वाला कि ली गोंगजी, ये नाम है इसका। फिर ऐसे जो ली गोंगजी की अपीयरेंस थी उसकी वजह से जितना भी वो क्राउड था वो चुप ही हो गया इंस्टेंटली। उसने ऐसे फिर क्राउड को देखे अपना सर हिलाया
जिनने पहले ली गोंगजी के कंसर्ट को अटेंड किए तो उन्हें पता कि इस एक्शन से क्या होगा। इस एक्शन का ये मतलब होता है कि वो गाना स्टार्ट करने वाला है। नाना वगैरह भी देख रहे होते हैं। ली गोंगजी स्टार्ट कर देता है ऐसे गाना गाना कि उसका जो फिगर है वो ऐसे फेड हो गया जल्दी। ऐसी फीलिंग आई कि वो 1000 ऑफ रीइंकार्नेशन से गुजर रहा है। उसकी जो वॉइस है वो क्लियर और क्लियर बनती जा रही थी, जो कि ऐसे एको होती जा रही थी। लोगों की 3 लाइफ्स होती हैं, एक लाइफ, एक सोसाइटी, दिल के अंदर। उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो हमेशा यहाँ पे रहेगी और मेरे दिल के अंदर ऐसे ही गूंजती रहेगी। जो मेरी मेमोरीज है वो अभी भी इतनी ज्यादा साफ नहीं है, पर जो मेरा हर्ट है वो हमेशा उसके लिए सर्च करता रहता है। काश ये जो हेवन है ये मेरी सुने और मेरे को रास्ता दिखाए। जो ऊपर है वो स्काई है और जो नीचे वो मदर अर्थ है। चाहे वो कहीं भी हो, प्लीज मेरे को गाइड करो उसके साइड के ऊपर। फिर ऐसे रो देता है और बोलता है कि प्लीज गाइड करो मुझे। वो ऐसे चुपचाप होता है वहीं पे ही। ली गोंगजी की जो वॉइस थी वो कुछ ज्यादा लाइट थी और हर एक वर्ड जो था उसका वो सभी के साउल का एक कॉर्नर टच कर रहा था। पर उसके फैंस को भी पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी सरदर्द ली गोंगजी के माइंड और स्पिरिचुअल सी को अफेक्ट कर रही है। इस टाइम उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने एफर्ट लगाया याद करने के लिए। वो अपनी अंदर छुपी हुई डीप मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था और उसने फाइनली समझ लिया कि उसके हर्ट में एक पर्सन है हमेशा। उस पर्सन ने उसके पूरे खाली स्पेस को और हर्ट को ऑक्युपाई करके रखा हुआ था, जिसके मतलब सिल्वर हेयर थे वो उसके दिल के आसपास थी। ऐसे नाना भी फ्रंट के मतलब टीवी के सामने थी और वो अनकॉन्शियसली उसने भी फेल्ट कर ही लिया। वो भी रोने लग पड़ी। ऐसे काफी लाइन थी उन लिरिक्स में जो कि धीरे धीरे उसकी साउल और हर्ट को इफेक्ट करने लग पड़ी। एक फिगर उसके माइंड में अपेयर हो गया। उसने जो देखा वो एक गोल्ड में मतलब आर्मर टाइप डाला होता उस इंसान ने। वेल यही टांगुलिन है शायद ये। गाइस मैंने पढ़ नहीं है अभी, साउलैंड 3 में फिर एक्सप्लेन करूंगा, उससे फिर बताता हूँ आपको क्या चल रहा है यहाँ पे। ली गोंगजी रो रहा होता है, फिर ऐसे बोलता है सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं ऑलमोस्ट खो गया था। ऐसे क्राउड भी फिर चीयर करने लग पड़ता है क्योंकि उसने इमोशनली सभी को अटैच कर ही लिया होता है अपने साथ। वो बोलता है नेक्स्ट सॉन्ग। वो अपने पीछे विंग्स ले आता है बैक में और बोलता है ये उनकी याद के लिए जो चले गए हैं, हमें चेरिश करना चाहिए उनको जो हमारे पास में है। ली गोंगजी ऐसे बोल रहा होता है, मतलब गा रहा होता है कि टाइम की तरफ देखो, मेरे खुद के हर्ट की तरफ देखो। टाइम ऐसे बीतता जा रहा है, मैं सोचना नहीं छोड़ पा रहा हूँ। जो होप्स होती हैं वो सबसे ज्यादा डार्केस्ट टाइम से आती हैं और ऐसे ही पलक झपके मेरे शरीर कांप रहा है। अरे मैं गाना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। वैसे मतलब बाइजुज़ू और जॉनी ने अपने हाथ पकड़े होते हैं, वो भी सुन रही होते हैं ऐसे ही मगन होके। नाना भी सुन रही होती है और ऐसे मतलब फील ले रही होती है, मतलब कुछ हो ही रहा होता है उसके अंदर। ली गोंगजी बोलता है पहले मैं माफी मांगता हूँ सभी से कि मैंने तुम्हें ऐसे 1 हफ्ते का वेट करवा दिया, और ऊपर से मैं ये चीज के लिए माफी मांगता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 3 गाने गाने की हिम्मत है। जो नेक्स्ट है वो मेरा लास्ट सॉन्ग है, सेम सॉन्ग जो मैंने अभी कंपोज किया है। मैं ये होप करता हूँ तुम्हें पसंद आएगा। ये ऐसे तो हम सिर्फ एक ही बार मिले हैं, ये सॉन्ग मैं तुम्हारे लिए डेडिकेट करता हूँ। हम बच्चे थे जब हम मिले थे, मैं तुम्हारी इनोसेंस और प्योरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो हम बड़े हो गए। तुमने मेरे को ऐसे ही सपोर्ट किया। सिल्वर और पर्पल हार्मोनाइज हुए और डीप इम्प्रिंट मेरे हार्ट में हुआ। ये इतना सा पेनफुल के याद करना, ये पेन डिफरेंट जगह से कैसे आ रही है, मैं इसे क्लियरली नहीं देख पा रहा हूँ, टच कर पा रहा हूँ, वैसे सह नहीं पा रहा हूँ तुम कौन हो, तुम कौन हो। ये जो मेमोरीज है मेरे हार्ट में ऐसे मेरे को दर्द दे रही हैं और जो विजन है वो ऐसे क्लियर होता जा रहा है। मुझे पता है ये तुम हो। इतने ज्यादा लंबे टाइम के बाद मैं तुम्हारे बारे में भूल नहीं पाया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा था, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। मैं उस पहले मोमेंट में जाना चाहता हूँ जैसे पहले थे हम, ताकि मैं क्लियरली देख पाऊँ कि तुम मेरे बारे में सोचते हो कि मैं ही हूँ वो अकेला जो तुम्हारे बारे में सोचता है। वैसे मतलब गाने गा रहा होता है, एक तरह से इसने गाना कंपोज करके गाया होता है ऐसा, और फिर अपने आइज को क्लोज कर लेता है। बाकी ऑडियंस भी सुन रही होती है। तभी ली गोंगजी बैठ जाता है ऐसे सर पकड़ के। जॉनी बोलता है अंकल ली। तभी बाइजुज़ू पीछे से बोलती टीचर नाना, क्योंकि जो नाना होती है वो वैसे नीचे पड़ी होती है और उसने अपनी चेस्ट पकड़ी होती है। जॉनी बोलता है टीचर नाना क्या हुआ। नाना अपनी चेस्ट को दबा रही होती है, एक तरह से पेन में है गाइस। फिर ऐसे ली गोंगजी को लेके चले गए एग्जिट के बाद जो स्टाफ के मेंबर थे। जॉनी बोलता टीचर नाना, वो उसे पकड़ता है और बोलता टीचर नाना क्या हुआ तुम्हें। जुजू इनकी तरफ देखो, मैं एल्डर शू को फाइंड करता हूँ। बाइजुज़ू बोलती ठीक है। नाना जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है। जॉनी बोलता टीचर नाना तुम चाहते हो कि तुम एल्डर शू से ना मिलो। बाइजुज़ू बोलती कि क्यों टीचर नाना, ऐसे क्यों हुआ, क्या ये अंकल ही की वजह से हुआ, क्या ये एक दूसरे को जानते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि नाना बहुत ज्यादा खतरनाक हेडेक को फील कर रही थी। जो गाना था उसने कुछ पुरानी मेमोरीज उसके दिमाग में ले आया। वो उसने 1000 ऑफ मेमोरीज के जो फ्रेगमेंट थे वो फील किए जैसे कि वो उसके सर में फूट रहे थे और ऊपर से एक बहुत ज्यादा दर्द उसके दिल में भी हो रही थी। वो सोच रही थी कि वो कौन है, क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या वो गाना मेरे लिए लिखा हुआ है। ऐसे जो फ्रेगमेंट थे मेमोरी के उसके दिमाग में आने लग पड़े। ऐसे जो फीलिंग थी पेनफुल फीलिंग वो भी इंक्रीज होने लग पड़ी। उसका जितना कल्टीवेशन बेस है फिर भी वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी इस पेन को। ली गोंगजी को भी उसके जो स्टाफ के मेंबर थे वो लेके चले गए वहां से। जो कंसर्ट था वो पूरा क्योस में ही बदल गया। लांजानियो और बाइजुज़ू फिर नाना के पास में रहे, उसको रूम में ले आए। वो
लांजवानी ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज किया और फिर ऐसे ही साइलेंटली चेंज फील किया नाना की बॉडी में। पर उसने बस एक ही चीज देखी कि उसकी जो स्पिरिचुअल पावर थी वो क्योस में थी नाना के माइंड में। जैसे ही उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर डाली तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगी नाना की बॉडी के अंदर जाने की वजह से। पर उसने थोड़े से टाइम में पता लगा लिया था कि क्या प्रॉब्लम थी। जवानी के मुंह से खून निकल रहा होता है और नीचे गिर रहा होता है। बाइजुज़ू बोलती है जवानी तो चिंता नहीं करनी तुम्हें, मैं ठीक हूँ। फिर ऐसे जवानी की जो स्टिमुलेशन थी उसकी वजह से जो तबाही मची हुई थी नाना के स्पिरिचुअल सी में वो शांत होने लग पड़ती है। उसकी जो ब्रीदिंग थी वो ठीक होने लग पड़ती है। उसके जो आईब्रोज थे वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। पर उसके हाथ ने फिर भी जवानी के हाथ को टाइटली पकड़ा होता है। वो फिर जाग जाती है और जवानी को टच करती है। जवानी बोलता है कि टीचर नाना कैसे तुम, मतलब अब ठीक लग रहा है तुम्हें? नाना बोलती है मैंने तुम्हें हर्ट किया। वो जवानी को हक कर लेती है। जवानी बोलता है टीचर नाना। बाइजुज़ू सोच रही थी नहीं नहीं मैं जेलस नहीं हूँ, जरा भी जेलस नहीं हूँ। फिर उसके बाद नाना ने बाय कर दी लांजवानी को और बाइजुज़ू को। उसने एडमिट कर लिया कि वो कुछ दिन की छुट्टी लेना चाहती है। पर उसे ये चीज नहीं पता कि बाइजुज़ू को भी ऐसी फीलिंग आती है कि वो ली गोंगजी को पहले से जानती थी। ऐसे ली गोंगजी भी सोफे के ऊपर पड़ा होता है। क्विंगलिंग ऐसे आगे पीछे जा रही होती है। वो भी कुछ ज्यादा चिंता में थी ली गोंगजी की कंडीशन के बारे में और ऊपर से उसने एक्सप्लेनेशन भी देनी है ऑडियंस को कि वेल चला क्या यहाँ पे और हुआ क्या ली गोंगजी के साथ। पर ये अच्छी बात थी कि ली गोंगजी ने पहले बोल दिया था कि वो सिर्फ 3 ही गाने गाएगा आज, वरना कंसर्ट तो और ज्यादा क्योटिक हो जाता। फिर ऐसे ही 1 घंटे के बाद ली गोंगजी की कंडीशन ठीक हो गई। क्विंगलिंग बोलती है कि लो पहले पानी पियो, तुम कैसे हो? ली गोंगजी बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही चिंता में डाला। क्विंगलिंग प्लीज मेरी हेल्प करो नेक्स्ट कंसर्ट को पोस्टपोन करने के लिए, मेरे को थोड़ी सी बीमार वाली फीलिंग आ रही है। क्विंगलिंग बोलती ठीक है मैं अरेंजमेंट करती हूँ। ली गोंगजी बोलता है जैसे ही होम स्टार फिर बैंड को लिफ्ट कर देगा तो हम वहाँ पे कंसर्ट करेंगे। वेल नाना के वहाँ पे तुम्हें पता ही कुछ मीटिंग चल रही है तो ये कंसर्ट नहीं कर पा रहा था। क्विंगलिंग बोलती कि हाँ तुम रेस्ट करो अभी के लिए। वो बोलते कि क्विंगलिंग मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। क्विंगलिंग बोलते ठीक है रेस्ट करो, मैं फिनिश करती हूँ बाकी चीजों को। वो हैरान हो जाती है, वाले से कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, ये सिंपल सी बात है। हैंडसम गाइस, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। ली गोंगजी बोलते कि अब से हमारे पास फ्री कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मेरे एम्प्लॉयर हो, ये तुम्हारे ऊपर, अब तुम कैसे सेट करना चाहते हो चीजों को। क्विंगलिंग बोलती ठीक है मैं अरेंज करती हूँ बाकी चीजों को, तुम सो। फिर ऐसे क्विंगलिंग चले गए। ली गोंगजी अकेला था और वो ऐसे सीलिंग की तरफ देख रहा था। लांजानी ने कॉल की थी पता लगाने के लिए कि सिचुएशन कैसी है। जो सॉन्ग उसने खुद गाया था उससे उसे कुछ ज्यादा सफर हुआ। जब उसने वो सॉन्ग गाया तो उसे फीलिंग आई कि वो कुछ चीजें याद कर रहा है। ली गोंगजी सोच रहा था मैं डेफिनेटली मेरे को होम स्टार में जाना पड़ेगा दोबारा और वहाँ पे गाना पड़ेगा, इसकी वजह से शायद जो मेरी मेमोरीज है वो वापस आ जाए, मेरे को पक्का जाना पड़ेगा। फिर ऐसे जैसे नाना चली गई, लांजान्यू न्यूज लेटर मतलब हर दिन लिखता था और सिचुएशन के बारे में पूछता था। सेम वो ली गोंगजी के लिए करता था। लांजान्यू थोड़े से चिंता में था नाना और ली गोंगजी के लिए क्योंकि वो कुछ भी नहीं लिख रहे थे उसे। उसी टाइम पे लान मैंगक्विन फिर अपनी मदर के पास चली गई थी। लांजान्यू ने स्पेशली शूला को इन्वाइट किया था हेल्प करने के लिए और फिर ऐसे सीनियर बीजी और लान मैंगक्विन की जो मदर थी वो अपने हर एक डिजीज को वॉश कर पाए बॉडी से, वेल बीजी की हेल्प से। लान मैंगक्विन ने थैंक यू वर्ड नहीं बोला लांजानी को, पर हर कोई पता लगा सकता था कि जिससे जैसे वो एक्ट कर रही है जॉनी के सामने वो ऐसे ही फीलिंग दे रहा था कि वो एक तरह से थैंक यू बोल रही है। अब वो वापस आ गई और वो सेम नहीं है जैसे पहले थी दुख में। उसका कल्टिवेशन भी और ज्यादा खतरनाक हो गई है लेवल, मतलब एक तरह से। लांजानी ने तो इस इवेंट को खत्म कर लिया, मतलब सेटल डाउन कर लिया, पर वो एक कोर इवेंट को फेस करने वाला है। कॉलेज ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया उन्हें टाइम के बारे में कि उन्होंने कब ट्रांसमिशन स्पिरिट हेडक्वार्टर्स में जाना है, जो कि शर्क सिटी से कुछ ज्यादा दूर है। वहाँ पे स्पिरिट ट्रांसफॉर्मिंग एकेडमी भी है। स्टार्टिंग में ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर बनाया गया था ताकि वो कम्पीट कर सके शर्क के साथ, पर वो सही नहीं गया। जो फाउंडर था ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर का वो लीडर था शर्क 7 मॉन्स्टर्स का उस जनरेशन में। वो लेजेंडरी आई स्पिरिट डूलाओ हुओ यू हाओ था। वेल हुओ यू हाओ नाम है, पर टाइम के बाद कुछ चीजें खराब होने लग पड़ी ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर में और जो फेडरेशन थी वही फोर्स थी जो कि चला रही थी एक तरह से उसे और ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर को सपोर्ट कर रही थी ताकि वो टांग सेक्टर और शर्क के साथ फाइट कर सके। तब से जब से डेवलपमेंट चल रही है ह्यूमन बींग्स की इंटरस्टेनल एरा में जो रिलेशनशिप था 3 मेजर फोर्सेस के बीच में वो फिर अच्छा हो गया एक तरह से। पर प्राइवेट एनकाउंटर्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब छुप छुपा के। यही रीजन है कि लांजानी ने ज़ुबाओ की इल्यूजन एबिलिटी को यूज की है। अब बाकियों के आइज में वो 27 से 28 ईयर का ओल्ड बच्चा है। लांजानी ने एक रेड इन्विटेशन कार्ड को प्रेजेंट किया और सक्सेसफुली अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर दिया फ्रंट डेस्क पे। फिर वो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो लांजानी को एलिवेटर की तरफ ले गई। फिर ऐसे 3 टाइम एलिवेटर को चेंज करने के बाद लांजानी फाइनली पहुंच गया उस रूम में जहाँ पे उसने पहुंचना था। जो लास्ट एलिवेटर था वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट भी क्वालिफाइड नहीं होती एंटर करने के लिए। जैसे वो एंटर हुआ लॉबी में एक एम्प्लॉय ने उसे ग्रीट किया। वो वहाँ पे लड़की होती है, वो बोलती है वेलकम स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म में, क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म में आने का? जॉनी बोलता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वो लड़की बोलती है ठीक है मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म वर्क करता है। तुम्हें पता ही कि स्पिरिट एसेंशियल प्लेटफॉर्म एक्चुअल में वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है। अगर तुम अंदर इंजर हो जाओगे
करोगे तो उससे तुम्हारी असली बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान देना, हम तुम्हें एक टेलीपोर्टर प्रोवाइड करेंगे, तुम उसे तब यूज कर सकते हो अंदर और बाहर जाने के लिए। फिर ऐसे ही स्टाफ की गाइडेंस के अंदर लांजानी ने अपनी साउल रिंग्स को एक्टिवेट कर लिया। वेल इसने भी इसमें भी छेड़खानी की है, 2 ब्लैक रिंग्स, 2 गोल्ड और 3 पर्पल। वो लड़की बोलती कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्वालिफाइड हो पूरी तरह से एंटर करने के लिए, मेरे को फॉलो करो, प्लीज अपने शूज को खोल दो अंदर आने के लिए। फिर लांजानी ऐसे बैठा होता है। वो लड़की बोलती है इस बटन को प्रेस करो, रेजिस्ट मत करना प्रोसेस को, हमें विश करते हैं कि तुम्हारी जो हार्वेस्ट हो वो अच्छी हो। जॉनी की ऐसी आइज ओपन होती है, आगे पता नहीं कुछ उसे शो होता है, वो एक वर्ल्ड में पहुंच जाता है। जाबा बोलते माय लॉर्ड ये प्लेस तो बिल्कुल स्टारडाउ फॉरेस्ट की तरह लग रहा है। फिर हमें सीक्रेट रूम दिखाई देता है टांग सेक्ट का। वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है, ऐसे शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आने लग पड़ी। ट्रांसमिशन स्पीड हेडक्वार्टर्स में ऐसे रेड अलर्ट चल पड़ता है एक तरह से। वो लड़की बोलती है हमारे पास इन्फॉर्मेशन फ्लो अटैक हुआ है, जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शन है स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में वो डीएक्टिवेट होती हैं, प्लीज जितने भी साल मास्टर बाहर आ जाओ। वो लड़का बोल रहा होता है। लड़की बोलती क्या हुआ, एक और इंसान तो बोलते यहाँ पे चल क्या रहा है, ये अटैक आया कहाँ से। दूसरा बोलता है कि अभी भी अनक्लियर है, हमें हर एक वर्क को खत्म करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन इंप्रूव हो गई है, हम ट्राई कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। दूसरा इंसान बोलता है कि ये पक्का कर दो कि प्रिवेंट हो जाए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जाने के लिए एक्शन लो जल्दी से और एनिमी को फाइंड करो, फिर पकड़ो उसे। फिर ऐसे लांजानी होता है, शायद इसने कुछ कर दिया है। जाबा बोलता है क्या ये डिवाइन रेलम का फ्रेगमेंट होगा। जॉनी बोलता है वो क्या चीज। अब जाबा बोलता है कि पहले जो डिवाइन रेलम था उसने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस किया था, वो काफी ज्यादा हिस्सों में टूट गया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर के पास ये फ्रेगमेंट आया कहाँ से। उन्होंने ये इंडिपेंडेंट स्पेस डिवाइन रेलम के फ्रेगमेंट से बनाया हुआ है और कोई मेथड यूज किया जिससे पीपल की कॉन्शियसनेस वो डायरेक्टली यहाँ पे आ सकती है। ये प्लेस सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा और यहाँ पे असली साउल बीस्ट है। ये जो बीस्ट है ये जो बची हुई एनर्जी थी डिवाइन रेलम की उससे बने हुए हैं। जॉनी बोलता है अगर हम फाइंड कर लेंगे इस सोर्स को जो कि स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का है तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डिवाइन रेलम की एनर्जी को डायरेक्टली। जाबा बोलता है कि हाँ थियोरेटिकली ये पॉसिबल है। जॉनी सोच रहा होता है जब मैं स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा तो मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर जॉनी को एनर्जी फील हो रही होती है। जाबा बोलता है माय लॉर्ड यहाँ पे कुछ बची हुई एनर्जी है डिवाइन रेलम की। जॉनी बोलते है कि मेरे को कुछ ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। जाबा बोलते है ग्रेट है, अगर तुम फ्रेगमेंट को फाइंड कर लोगे तो ये डेफिनेटली तुम्हारी रिकवरी में हेल्प करेगा। जाबा बोलते चलो कंटिन्यू करते हैं। जॉनी बोलते ठीक है। वैसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं, वो एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है वेरियस प्लेसेस से। लांजानी ने सेवरल बीस्ट को एनकाउंटर किया जिनका कल्टीवेशन बेस 10,000 ईयर का था। उनको मारने के बाद उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। वो आगे मूव कर रहा था तभी वो कुछ नोटिस करता है, वहाँ पे एक इंसान होता है पेड़ के ऊपर। जॉनी बोलता है कि हम बैटल आर्मर को भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और वो तो एक 3 वर्ड बैटल आर्मर है, पर ये लाइट बैंड क्या है इसके पैरों के पास। जाबा बोलता है कि जैसे साउल बीस्ट मरे उनकी एनर्जी डेफिनेटली उस पर्सन को फॉलो करती है जिस पर्सन ने उन्हें मारा हो, तब तक जब तक वो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब ना हो जाए। हम एक स्पेशल कंडीशन में है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ इसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करने के लिए। जॉनी बोलता तो अच्छा अगर मैं डिफीट करूंगा इसे तो इसकी जो एब्जॉर्ब एनर्जी वो मेरी हो जाएगी। जॉनी सोच रहा था तो ग्रेट है। वो इंसान जॉनी की तरफ आ रहा होता है, वो अपनी ब्लेजिंग डीमन लाइन का यूज करता है और अपनी सभी रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है। वो जो उसका लाइन होता है एनिमी का वो फ्लेम थ्रो करने लगा होता है। जॉनी अपने हाथ पे एनर्जी ले आता है, उसने साथ में अपना बैटल आर्मर भी एक्टिवेट किया होता है। जॉनी के अटैक से उस जो लाइन के मुंह से जो फ्लेम आ रही होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है क्योंकि जॉनी एलिमेंट के साथ गेम कर रहा होता है। वो आगे वाला इंसान जो एनिमी होता है जॉनी को, वो हैरान हो जाता है, बोलता है क्या। जॉनी आगे की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। फिर जॉनी के अटैक से वो इंसान खत्म हो जाता है वहीं पे ही। जाबा बोलता है माय लॉर्ड क्या तुम ऐसे एक्सप्लोड होने दोगे खुद ब खुद ही। जॉनी बोलता है कि मैं सिर्फ टेस्ट ही कर रहा हूँ, हम ठीक होंगे अगर ये एक्सप्लोड भी कर जाएगा। मैं ये होप करता हूँ कि जो एक्सप्लोजन है वो और कोई साउल बीस्ट को मार सके तो मैं उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकूं। वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं आगे की तरफ। जॉनी बोलता है चलो चलते हैं। कुछ नोटिस करता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा बर्ड आ जाता है। जॉनी सोच रहा होता है मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो जो बर्ड होती है वो जॉनी की तरफ आ रही होती है। जाबा बोलता है कि माय लॉर्ड डोज करो जल्दी से। जॉनी डोज करने की कोशिश करता है तभी एक और बर्ड पीछे से आ जाता है। वो दोनों बर्ड एक दूसरे को देखते हैं, शायद जाबा उन्हें अपना रूप बदल लिया होता है उसी सेम ही बर्ड में। जाबा बोलता है कि माय लॉर्ड प्लीज जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। वो जो पहले वाला वर्ड होता है वो जाबा को हग कर लेता है एक तरह से, प्यार में पड़ गया गाइस, लव एट फर्स्ट साइट। जॉनी सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे दो क्यों हो गए। जाबा ने जो रूप लिया तो वो ब्लिंक करता है, आंख मारता है जॉनी को। जॉनी सोच रहा होता है अच्छा जाबा हुई। जॉनी अपने स्पेयर को निकाल लेता है। वो जो प्यार में पड़ा हुआ बर्ड होता है उसने अपनी आईज क्लोज की होती हैं। जॉनी उसे मारने लगता है स्पेयर से, वो नोटिस कर लेता है जल्दी से और वो अपनी किसी टेक्निक को यूज करता है स्पेयर को गायब करा देता है। वो फिर अपनी एनर्जी को यूज कर रहा होता है और आगे की तरफ कांटों को भेज रहा होता है। वो कांटे जॉनी को लगते हैं। जॉनी बचने की कोशिश कर रहा होता है अपने सर को छुपा के एक तरह से। तभी जाबा जल्दी से पीछे की तरफ जाता है और वो जो बर्ड होती है उससे किक मारता है। वो जो बर्ड होती है वो अपने अटैक की तरफ जा रही होती है जो उसने बवंडर क्रिएट किया होता है।
वो बड़े हैरानी से जाओबाओ की तरफ देखती है। धोखा मिल गया गाइस इसको प्यार में। जॉनी फिर अपने स्पेयर को फेंकता है। वो जो स्पेयर होता है वो उस बर्ड को लगती है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और जॉनी उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। जॉनी सोच रहा था कितना ज्यादा पावरफुल साउल बीस्ट था। ये है वनली सैक्रेड स्प्लिटिंग अबिस हेल ब्रेड के साथ भी फाइट कर सकता था, मतलब एक तरह से टिक पा रहा था उसके अगेंस्ट में भी। जाबा बोलता माय लॉर्ड तुम बहुत ज्यादा लकी थे, हम अभी अभी एक ब्लू डेविल बर्ड से मिले। जॉनी बोलता क्या हुआ तब, वो तुम्हारी क्या स्पेशल टेक्निक थी। जाबा बोलता है कि दो तरह के ब्लू डेविल बर्ड्स होते हैं, एक वो होते हैं जिनके पास स्पेस एट्रीब्यूट होता है और जो दूसरे होते हैं उनके पास टाइम एट्रीब्यूट होता है, मतलब एक स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, एक टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। जो गोल्डन ब्लू डेविल बर्ड होता है जिसमें मैं ट्रांसफॉर्म हुआ था उसके पास टाइम एट्रीब्यूट होता है। जब ये दोनों बीस सेम टाइम पे अपेयर होते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन को पैदा करते हैं और वो फीनिक्स होती है और वो आगे जाके फीनिक्स गॉड भी बन सकते हैं। जॉनी बोलता क्या फीनिक्स, तो इसका मतलब जो ब्लू बर्ड थी उसने अभी तक अपनी पूरी पावर को यूज नहीं किया, क्या ये पावर को बचा रहा था अपने को ताकि ये प्रेगनेंसी के लिए एनर्जी को बचा सके। जाबा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो माय लॉर्ड। वो फिर ऐसे चुप हो जाते हैं। जॉनी बोलता है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है। वो फिर नीचे दोनों बोलते कि एलिमेंटल स्टॉर्म। जाबा बोलता है कि भागो माय लॉर्ड भागो। जॉनी पीछे की तरफ देख रहा होता है, वहां पे कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी एनर्जी आसमान में गैदर हो रही होती है। वेल जैसे फिनिक्स गॉड वैसे ड्रैगन गॉड, तो मतलब सेम ही पावर के। वहां पे मतलब एलिमेंटल स्टॉर्म तैयार हो जाता है। जॉनी भाग रहा होता है। जॉनी सोच रहा होता है कि जो बटन है वो भी काम नहीं कर रहा है। वेल वही बटन जिससे बाहर निकल सकता है। जाबो तुमने बोला था कि वो जो प्लेटफॉर्म था वो कम्प्लीटली उड़ नहीं सकता है ना, क्या हम वहां से बाहर निकल सकते हैं। जाबो बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता हूँ। जॉनी बोलता है अगर वो उड़ गया होगा तो हमारे पास डेफिनेटली कोई भी रास्ता नहीं होगा वापस जाने का, हमें काफी कुछ मिल गया, अब हम यहाँ पे मर नहीं सकते। वो पीछे की तरफ नोटिस करता है जो स्टॉर्म होता है उससे कुछ थंडर टाइप आ रही होती है जॉनी की तरफ। जॉनी बोलता है नहीं ये कुछ ज्यादा लेट है। वो अपनी पावर को यूज करता है। वेल कोशिश ही कर रहा होता है एक तरह से बचने की। वो नीचे गिरता है, सोच रहा होता है मेरे को यहाँ से बाहर जिंदा निकलना पड़ेगा। जॉनी जल्दी से मूव कर रहा होता है उस मतलब स्टॉर्म के बीच से। वो अपने आइज को क्लोज कर लेता है। फिर थोड़ा टाइम के बाद वो अपने आप को पानी में पाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो पावर है मेरी बॉडी से वो निकल रही है, जो मेरी साउल की पावर वो भी खत्म हो गई है। वो कुछ ज्यादा खतरनाक बैटल थी इस टाइम और जो एक्सप्लोजन थी उसने तो मेरी पूरी बॉडी को कुछ ज्यादा ही डेंजरस तरीके से अफेक्ट किया है। फिर वो ऐसे मेडिटेट कर रहा था ताकि उसकी साउल पावर जो उसकी बॉडी में वो रिकवर कर पाए और साथ में उसकी जो ब्लड लाइन की एनर्जी थी वो भी रिकवर कर पाए। मतलब एक तरह से इसकी एनर्जी ड्रेन हो गई है गाइस। फिर ऐसे जैसे उसकी साउल पावर रिकवर हुई जॉनी मूव कर पाया। जॉनी सोच रहा था क्या मैं टेलीपोर्ट हो गया था। वो बाहर आ जाता है। वो सोच रहे थे इतना सा डार्क क्यों है यहाँ पे, क्या पावर खत्म हो गई है, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। फिर ऐसे जागने के बाद लांजानी ने सी गॉड ले का पानी पिया और लाइव फ्रूट खाया रिस्टोरेशन के लिए। फिर फाइनली उसे अलाइव फीलिंग आई। जॉनी अपने मुंह पे हाथ लगाता है। वो हैरान हो जाता है और सोचता है क्या ब्लड, क्या जो वॉन्ट्स मेरे शरीर में अंदर मिले होंगे वो बाहर भी आ सकते हैं। जॉनी बोलता है, जॉनी ऐसे जाओबा को आवाज़ें लगा रहा होता है। वो सोच रहा था नहीं ये सही नहीं है कि उस एक्सप्लोजन ने जाओबा को मार दिया है। नहीं मैं यहाँ पे नहीं रह सकता ज्यादा लंबे टाइम के लिए, मेरे को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। तभी आगे कुछ लोग होते हैं। जॉनी ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर की किसी यूनिफॉर्म का उठा लेता है और डाल लेता है। वैसे फिर मिक्स होकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तो जॉनी को कोई नोटिस करता है। वो बोलती है मतलब कोई लड़की की यहाँ पे कोई इंजर है, मूव मत करो। जॉनी उसे नोटिस करता है। वो लड़की जॉनी के हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम कैसे हो, इधर आओ और स्ट्रेचर को ब्रिंग करो, मतलब लाओ। जॉनी हैरान हो जाता है उसे देख के। वो जॉनी को एक स्ट्रेचर पे लेटा देते हैं। वो लड़की बोलती है नीचे लेट जाओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी, ये डेंजरस है तुम्हारे लिए, इस सिचुएशन में अपने आप को काम मत करवाओ। वो फिर एम्बुलेंस में बैठे होते हैं। वो लड़की बोलती है कि शांत हो जाओ, तुम रिकवर कर जाओगे ऐसे ही। वो फिर हैरान हो जाती है, बोलती क्या ये तो खत्म हो गया, तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें कुछ इंजेक्शन देती हूँ जो कि तुम्हारी एंड्योरेंस को बूस्ट कर सकता है, फिर तुम बच पाओगे जब तक तुम हॉस्पिटल में पहुंचते हो। वो एक सिरिंज को निकालते, जॉनी हैरान हो जाता है। वो सिरिंज जो होती है जॉनी की बॉडी को टच करते मुड़ जाती है। तो लड़की बोलती तुम्हारी स्किन तो कुछ ज्यादा थिक है। जॉनी सोच रहा है कि अब मैं क्या बोलूं इसे, यहाँ पे क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। ऐसा मुझे पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी एक्सप्लोजन हुई है स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म में। ऐसा मैं बहुत दूर था एक्सप्लोजन से, फिर भी मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ा। ऐसा मेरे पास एनर्जी है रिकवर करने के लिए, पर मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। मैं ये होप करता हूँ कि जुजू मेरे मैसेज को रिसीव कर ले और जल्दी से यहाँ पे आए मेरे को बाहर निकालने के लिए। वहाँ पे एक डॉक्टर होता है। वो बोलता तुम कैसे हो, मेरे को तुम्हारी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना पड़ेगा। जॉनी सोच रहा होता है वेरिफिकेशन, वो भी आइडेंटिटी की। ऐसा सेम ही नहीं हो जाएगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को बता रहा हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे को अनकॉन्शियस रहने के प्रिटेंड करना पड़ेगा। वो जो इंसान होता है वो बोलता है कि अच्छा चलो मैं तुम्हारे आईडी कार्ड को देखता हूँ जो कि इसके पास है। जॉनी उठता है और उसकी गर्दन में मारता है। वो बेहोश हो जाता है। जॉनी उसे स्ट्रेचर पे लेटाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो इसके लिए। जॉनी बोलता है जुजू तुम कहाँ पे हो। जुजू कॉल में होती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ, तुम ठीक हो। जॉनी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो मैं देखता हूँ वहाँ पे। जुजू सोच रही होती है कार चलाते हुए कि ये सच नहीं बता रहा मुझे, लास्ट टाइम भी मुझे कुछ ज्यादा टेंशन दी थी इसने। ऐसे जॉनी कार में आ जाता है। जुजू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा थके हुए लग रहे हो, तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो। जॉनी बोलता है कि तुम्हें मेरी फिजिक में विश्वास नहीं है क्या, मेरी बॉडी में। ये ठीक है, मेरे वॉन्ट्स इतने भी सीरियस नहीं है। जुजू बोलती है कि तुम इतने ज्यादा इंजर कैसे हो सकते, क्या हुआ अंदर। जॉनी बोलता है कि एकेडमी ने मुझे सीक्रेट रखने के लिए बोला
बोल रहा है तो मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता हूँ, ये एक छोटा सा मिशन था। वो हंस रहा होता है, वो बोलता है कि मैंने हैंडल कर ही लिया। फिर ऐसे शांति होती है। जुजू कार चला रही होती है, जॉनी की तरफ देख रही होती है, जॉनी सोया होता है। जुजू सोच रही होती है ये सोया हुआ, मैंने तो ऐसे इतना थका हुआ कभी इसे देखा ही नहीं। फिर जॉनी आइस को ओपन कर लेता है। जुजू उसकी तरफ देख रही होती है, फिर ब्लश मार के आगे देखती है। जॉनी बोलता है क्या हम पहुंच गए रूम पे? जुजू बोलती है मैं तुम्हें सीधे सीगोड लेक पे ले आई हूँ। जॉनी बोलता है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? जुजू बोलती है तुम जाओ ना चुपचाप, मेरे को जाना यहाँ से। जॉनी बोलता है जुजू बोलती है क्या हुआ? जॉनी बोलता है गुड नाइट। जॉनी से जा रहा होता है सीगोड लेक के पास। वो सोच रहा था सीगोड लेक की जो एनर्जी है वो तो कुछ ज्यादा ही है, ये बेस्ट चीज है मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए, और ऊपर से मेरे को एनर्जी मिलती है, और कोई भी मेरी जो बॉडी के ऊपर डैमेज है वो ठीक हो जाएगा यहाँ पे। उसे कोई कॉल करता है और बोलता है कि तुम कहाँ थे बदतमीज बच्चे? जॉनी बोलता है कि मैं सीगोड लेक पे हूँ। वांग वहाँ पे आ जाता है। जॉनी बोलता है तुम गुस्सा फास्ट हो। वांग बोलता है क्या तुम्हें लगी है? क्या हुआ? जॉनी बोलता है कि एक्सीडेंट हुआ है। ट्रांसमिशन। वांग बोलता है कि क्या हुआ ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर को? जॉनी बोलता है जब मैं भाग रहा था तो मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया। वांग बोलता है कि तुमने किया गया है, ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर वाले पागल हो गए हैं, वो हमारे पास आए डायरेक्टली टांग सेक्ट के पास गए। जॉनी बोलता है क्या ये इतना ज्यादा सीरियस था? वांग बोलता है कि तुमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में, तुम जल्दी क्यों आ गए? जॉनी बोलता है मुझे लगता है मैंने थोड़ा बहुत डैमेज कोज कर लिया है, मैंने अपनी न्यू एबिलिटी को ट्राई किया था। जॉनी ने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया कि वो कैसे एलिमेंटल स्टॉर्म को टेस्ट कर रहा था स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर। वांग टैन ने भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो गया जॉनी की स्टोरी को सुन के, और उसके इमोशन चेंज होने लग पड़े। जॉनी बोलता मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है, पर मुझे यही पता कि वहां पे एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन हुई। मैं बाहर निकला पर ऑलमोस्ट मेरे को एक्सप्लोजन ने हिट कर दिया था। एल्डर वांग क्या मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि मैंने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है? वांग हंसता और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा टैलेंटेड हो। जॉनी बोलता है क्या? वांग वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि रेस्ट करो, अपने वाउंड्स को हील करो, और याद करना मतलब रखना कि कॉलेज को छोड़ के मत जाना। जॉनी सोच रहा होता है कि ये मेरे को बता क्यों नहीं रहा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, चलो छोड़ देता हूँ, मेरे को ये बेवकूफ गधे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। फिर ऐसे कूल और मतलब ऐसे कूल लेक में वो बैठा हुआ था जहाँ पे कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी थी, उसके वाउंड कुछ ज्यादा ठीक हो गए, मतलब अच्छे हो रहे थे। 3 दिन बाद शर्क एकेडमी के पास प्रॉपर न्यूज आई, जो ट्रांसमिशन स्पिरिट टावर उन्होंने स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म को क्लोज कर लिया है, मतलब टाइम नहीं बताया हुआ कब तक। जो एक्सप्लोजन थी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म के अंदर, उसने 1/3 एरिया डिस्ट्रॉय कर दिया स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का। वाओ। वहाँ पे हमें ज़ेनुआ दिखाया जाता है। ज़ेनुआ बोलता है कि एक्सपेरिमेंटल क्लास के ग्रेजुएशन एग्जाम को डिटरमाइन कर लिया गया है। 2 वर्ड बैटल आर्मर के अलावा 3 एग्जाम है मतलब टोटल में। जो फर्स्ट है उसमें स्टार वॉर असेसमेंट है, सेकंड है कैरेक्टर टेस्ट, और जो लास्ट है उसमें तुम्हें लेवल 5 स्काई फाइटर मिशन को कंप्लीट करना है। इन असेसमेंट के पॉइंट्स होंगे जब वो रिक्वायरमेंट में पहुंच जाएगा, जो कि इनर कोर्ट में मतलब ने सेट की गई है, उन्होंने जो सेट की है रिक्वायरमेंट, अगर तुम वहां तक पहुंच जाओगे तो तुम फिर एंटर कर सकते हो। तो अगर तुम मिशन को कंप्लीट करोगे लेवल मतलब 1 लेवल हायर के, तो कुछ ज्यादा ही अमाउंट मिलेगा, तुम्हें कोटा मिलेगा जिससे तुम इनर कोर्ट में एंटर कर सकते हो। उससे तुम्हें 5 प्लेसेस और मिल सकते हैं। 2 लेवल रेज करने से जितने भी तुम्हारे एक्सपेरिमेंटल क्लास के स्टूडेंट्स है वो इनर कोर्ट में एंटर कर सकते हैं। वाओ, मतलब सारे जा रहे हैं। जॉनी बोलता है मुझे पता है टीचर, ये कॉलेज की ग्रेटेस्ट ट्रीट है हमारे लिए। वेल है ही एक तरह से, क्योंकि कभी भी इतने सिलेक्ट हुए नहीं इनर कोर्ट में। जैनो बोलता है कि 12 पोजीशन जो है वो ऑलरेडी काफी है, मतलब तुम्हारी क्लास के 1/3 स्टूडेंट्स आ सकते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा रेयर सिचुएशन है। अगर कोई फेल भी हो जाएगा इनर कोर्ट में एंटर करने के लिए तो वो डूला होल या फिर टांग सेक्ट में एंटर कर सकते हैं। जॉनी बोलता है हम डेफिनेटली अपना बेस्ट करेंगे। फिर हमें स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लासरूम का सीन दिखाया था। फिर हमें स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लासरूम का सीन दिखाया था। वहाँ पे जाया होता है, जाया नीचे झुक के ग्रीट करता है सभी को। जॉनी भी कुछ ज्यादा हैरान होता है और बाइजू भी कुछ ज्यादा हैरान होती है। बाइजू बोलती है कि टीचर जाया बोलता कुछ भी मत बोलना, तुम ग्रेटेस्ट प्राइड हो मेरी जिंदगी का, मैं तुम्हें सिखाया है, मतलब तुमने मेरे को प्राइड दिया है। ये मैं तुम्हारे सामने इसलिए झुक रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहता हूँ अपने दिल के अंदर से। मुझे पता नहीं कि मैं इस तरह की क्लास को कभी भी फ्यूचर में सिखा पाऊंगा, पर एटलीस्ट तुम मेरे ग्रेटेस्ट हो। वो एक तरह से रोने लग पड़ता है। वो फिर दोबारा ग्रेट करता है और बोलता है इसलिए मैं तुम्हें शुक्रिया बोलता हूँ अपने दिल के अंदर से ही। जॉनी फिर बोलता है कि सभी खड़े हो जाओ और शुक्रिया बोलो टीचर को। वो भी सभी झुक जाते हैं। जाय को ज्यादा इमोशनल होता है, फिर वो उठ के बोलता है कि जो ग्रेजुएशन एग्जाम है वो आ रहा है, मैं तुम्हें यार ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता हूँ अब, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स हो। जॉनी बोलता है कि टीचर्स आए हो, हम ऐसे मतलब तुम्हारा नाम रोशन ही करेंगे, तुम्हारा नाम ऐसे खराब नहीं करेंगे। जाय बोलता है कि अब मैं इनवाइट करता हूँ टीचर टांग को, वो कुछ वर्ड्स बोलेंगे। टांग बोलता है कि अपना बेस्ट करना सभी। जॉनी फिर ऐसे बोलता है कि स्टार वॉर एक्सपेरिमेंटल क्लास, ऐसे मतलब फाइटिंग बोल रहे होते हैं, एक दूसरे का चेयर कर रहे होते हैं एक दूसरे को। फिर ऐसे ग्रेजुएशन एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट टेस्ट था उसमें स्टार वॉर असेसमेंट थी। वांग बोलता है क्या तुम नर्वस हो? जैनो बोलता है नहीं, मैं बिलीव करता हूँ बच्चों में वो कर सकते हैं। फिर ऐसे जो 6 स्काई विंग्स थे वो डिसेंड करके रेयर मेटल्स को कलेक्ट करने के लिए लांजानी ने ऑर्डर किया उन्हें कि बाहर निकलना द्वारा। वो ऐसे शिप को चला रहे होते हैं। फिर ऐसे ही कुछ टाइम के बाद अलार्म बजा। कोई बोलता है कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, यहाँ पे एनिमी शिप है। मैंने भागने की कोशिश की पर एनिमी मेरे पीछे बड़ा हुआ मेरे को पकड़ने के लिए नेट के साथ, और उसने मेरा एस्केप रूट भी ब्लॉक कर दिया। जॉनी सुन के हैरान हो जाता
जाता है और बोलता है कि हम जुजू की हेल्प करेंगे। युगी ऐसे घूमते रहना तुम, ठीक है, तुम्हें ऐसे वापस जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमें फिर बाइजुजू दिखाई देती है, वो जल्दी से मूव करा रही होती है अपनी शिप को, तभी नेट से पकड़ने की कोशिश हो रही होती है वहां पे उसे। तभी कोई से उसके ऊपर शूट करता है एक बीम को। जुजू बोलती है कैचर बीम, वो उससे डोज कर लेती है, सोच रही होती है जो एनिमी है वो इतनी ज्यादा केयरलेसली नेट को फेंक रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा अमीर लोग हैं। जुजू बोलती है ज़ुआन्यू, मैं एनिमी को अपने आप को पकड़ने देती हूँ, फिर मैं अंदर से अटैक करूंगी उनके ऊपर। ज़ुआन्यू बोलते हैं कुछ ज्यादा डेंजरस है, अगर तुम्हें एनिमी पकड़ लेगा तो वो तुम्हारे स्काई विंग को पैरालाइज कर लेगा, फिर तुम अपनी खुद की पावर के ऊपर रिलाई कर सकते हो फाइट करने के लिए, तुम्हारी शिप बेकार हो जाएगी। बाइजुजू बोलती है मैं अपने बैटल आर्मर को यूज करूंगी, मैं हेड टू हेड फाइट नहीं करूंगी इनके साथ, पर अगर हम जीत जाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा होगा हमारे लिए। ज़ुआन्यू बोलते ठीक है, मैं तुम्हारे प्लान को अप्रूव करता हूँ। ऐसे बाइजुजू को पकड़ लिया जाता है, वो नेट के अंदर होती है। बाइजुजू फिर शील्ड को एक्टिवेट करती है। लुफेंग बोलते हैं कि जो एनिमी की पावरफुल मतलब फायर पावर है वो कुछ ज्यादा पावरफुल है, उनके पास 24 सेकेंडरी आर्टिलरीज है। ज़ुआन्यू बोलता डोज करो। वैसे डोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एनिमी वाले अपने नेट को शूट करते हैं। ज़ुआन्यू बोलता लुफेंग स्पोर्ट के लिए तैयार रहो। लुफेंग बोलता ठीक है। तब बाइजुजू को पकड़ लिया जाता है। बाइजुजू ने अपने आप को एनर्जी से कवर करके रखा होता है, बैटल आर्मर से भी। ज़ुआन्यू सिचुएशन को देख रहा होता है, तभी हमें दिखाई देता है अंदर की शिप का सीन। वहाँ बाइजुजू होती है बंद। एक इंसान बोलता है मुझे लगता है कि जो पायलट है वो बेहोश हो गई है पैरालिसिस से, जो कि हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया था। दूसरा बोलता है पर इस कंपार्टमेंट को ओपन कैसे करना है जो फाइटर शिप का है। जो दूसरा इंसान होता है वो बोलता है कि ये अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा अच्छी शिप है हमसे, ऐसे वो बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है क्या तुम चाहते हो ओपन करना। दूसरा बोलता है कि अच्छा होगा अगर हम इस शिप को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ये हमारी ट्रॉफी है। दूसरा बोलता है कि अपने आप ही ओपन हो गई, चलो मैं जाके देखता हूँ। वो अंदर देखता है, वो बोलता है वाओ, मतलब वो बाइजुजू को देखता है। एक तरह से बाइजुजू ने अपनी आइज को क्लोज करके रखा होता है। वो बोलता है इंसान के अंदर एक बैटल आर्मर मास्टर है जो कि फ्रीज हुई है, वो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो हंस रहा होता है और बोलता है कि हमने कुछ ज्यादा अच्छे ओपोनेंट को कैच करके रखा हुआ है इस बार। एक और बोलता है कि इसे बाहर निकालो, देखते हैं हम सभी उसे। वो बोलता है कि ठीक है रुको एक मिनट। वो बाहर निकाल देता है उसे बाइजुजू को। बाइजुजू ऐसे फ्रीज होती है, वो फिर जल्दी से अपनी आइज को ओपन कर लेती है। उसके ऐसे आइज ओपन करने से जो सभी होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं। वो फिर ऐसे अपने आई शार्ट्स को रिलीज कर रही होती है। वो जल्दी से अपने स्पेयर को आगे की तरफ करती है और उस मार्शल आर्टिस्ट के कंधे पे मारती है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलते है कुछ ज्यादा क्रूअल नहीं है। बाइजुजू अपने स्पेयर को द्वारा खींच लेती है। कुछ ज्यादा कूल लग रही है यहाँ पे, इजंट इट अमेजिंग। तभी लुफेंग भी वहाँ पे होता है। जुजू बोलती क्या तुम ठीक हो। लुफेंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, चलो अंदर जाते हैं और देखते हैं। वैसे ही एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। 20 मिनट के बाद हमें बताया जाता है, मतलब ज़ुआन्यू पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे बोलता है मतलब कॉल पे कि जो ओपोनेंट है वो कुछ ज्यादा बेवकूफ थे, वो फेडरेशन की 2nd जनरेशन के हैं। अब वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और अपनी शिप को हमारे कंट्रोल के अंदर देने के लिए। ज़ुआन्यू बोलता है ठीक है मैं वहां पे आता हूँ। ज़ूफेंग मैं जाता हूँ तुम यहाँ पे रहना। ज़ोहान बोलता है कि तुम चिंता मत करो कैप्टन। ज़ुआन्यू पहुंच जाता है वहां पे ही। ज़ुआन्यू बोलता है जुजू। वो हैरानी से बोलता है ये जितने वहां के होते हैं शिप के उन्होंने जुजू को घेर के रखा होता है। ज़ुआन्यू बोलता है चल क्या रहा है। लुफेंग बोलता है ये जुजू के फैन है, ये चाहते हैं कि जुजू उनकी टीचर बने। जुजू ने अपनी आइज ऐसे क्लोज करके रखी होती। ज़ुआन्यू बोलता है अगर ये असली वर्ल्ड होता तो ये मर भी गए होते, ये तो ज्यादा बेवकूफी वाली हरकतें क्यों कर रही हैं। तो वहां पे एक लड़की होती है, वो बोलती बकवास करना बंद करो, हमें तुमने कैप्चर कर लिया है, तुम जो मर्जी करना चाहो कर सकते हो हमारे साथ। ज़ुआन्यू बोलता है कि क्या तुम हो कैप्टन इस शिप के। वो लड़की बोलती है मैं कैप्टन थी। ज़ुआन्यू बोलता है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो, अगर तुम सही काम करोगे तो मैं तुम्हें इस शिप को रिटर्न कर दूंगा। वो लड़की बोलती है अगर तुम इस शिप को चाहते नहीं तो तुम चाहते क्या हो। ज़ुआन्यू बोलता है कि एक ही कंडीशन है, तुम्हें हमारी सारी कमांड्स को ओबे करना पड़ेगा बिना किसी क्वेश्चन के। वो लड़की बोलती है ठीक है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, पर हमें एक डूला वर्ल्ड के कॉन्ट्रैक्ट को बनाना पड़ेगा। ज़ुआन्यू बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लड़की बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा क्यूट हो यंग मैन, तुम हैंडसम भी, अगर मैं तुम्हें मतलब पास से देख रही हूँ तो लग रहे हो मुझे। ज़ुआन्यू को ज्यादा हैरान होता है, बाइजुजू गुस्से से पीछे से देख रही होती है। ज़ुआन्यू बोलते कि मुझे आसपास का एरिया दिखाओ। वो लड़की बोलती ठीक है। फिर वो ऐसे जा रहे होते हैं शिप से। फिर ऐसे 2 घंटे के बाद डिंग ज़ोहान लेके जा रहा था इस नई जो फ्लीट बनी हुई थी उसको अपने साथ, वैसे मूव कर रहा होता है, साथ साथ में बाकी भी चली होती है शिप। लड़की बोलती है क्या वोट शिप को इस तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है, क्या तुम श्योर हो कि ये बिगर वर्जन नहीं है स्टार फाइटर्स के। वेल पता नहीं क्या बोल रही है पर ज़ुआन्यू बोलते स्टार्ट करते हैं। लुफेंग बोलते ठीक है। वो ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है रुको तुम कर क्या रहे हो, मतलब वो कर क्या रहे हैं, वो अटैक करने वाले हैं। वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि शिप तो 90 डिग्री टर्न ले रहा है। ज़ुआन्यू बोलता है कि सेकेंडरी आर्टिलरी फायर, मतलब वो शायद किसी से अटैक मतलब फाइट कर रहे होते हैं, वो आगे की तरफ शूट करते हैं। वो लड़की बोलती है कि क्या ये ठीक होगा। ज़ुआन्यू बोलते हैं ज़ोहान यहाँ से बाहर जाते हैं और आगे मूव करते हैं। लड़की सोच
रही होती है कि ये इंसान वॉरशिप कमांडर है ना, तो ये ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, मतलब एडवांटेज मिलेगा हमें इससे। बाकी देख रहे होते जॉनी की परफॉर्मेंस को, वांग सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि लान जॉनी और बाकी जो वो इस क्योटिक स्टार फील्ड को सर्वाइव कर पाएंगे। फिर हमें 13 घंटे बाद का सीन दिखाया देता है, ऐसे ही 10 वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। जॉनी बोलते रेस्ट करो जुजू मैंकुन क्वानली, तुम ब्रेक लो पहले, ठीक है। फिर ऐसे ही 2-2 घंटे का टर्न लेना। ल्यूफेंग बोलते ठीक है। जॉनी बोलता है अपने लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो और ऐसे अरेंज करो, मतलब कि वो थोड़ा सा रेस्ट ले लें। वो लड़की जाते हुए बोल रही होती है कि ठीक है क्यूटी, मतलब मेरा मतलब कमांडर। जॉनी सोच रहा था पहला मिशन कंप्लीट हो गया है, अब हमें सिर्फ 72 आवर्स के लिए सर्वाइव करना है। फिर ऐसे जॉनी को सोच रहा होता है, वो लड़की आती है जॉनी को टच करती है और बोलती है क्यूट बॉय। जॉनी बोलता है कि तुम मुझे फर्स्ट विंग बोल सकते हो और मुझे टच मत करो। वो लड़की बोलती है ठीक है फर्स्ट विंग, क्या तुम मिलिट्री से हो? जॉनी बोलता है इससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो लड़की बोलती है मेरा मतलब ये है कि हम तुम्हें डूला वर्ल्ड में फ्यूचर में हायर कर सकते हैं, हम तुम्हें फेडरेशन की करेंसी से पे भी कर सकते हैं। जॉनी बोलता है क्या हमें हायर करना? वो सोच रहा तब मनी किसे नहीं चाहिए। वो बोलता है कि ठीक है मैं कंसिडर करूंगा। जॉनी बोलता है कि तुम्हें भी तो डूला वर्ल्ड मतलब कॉइन्स चाहिए होंगे। वो लड़की बोलती है हाँ ऑफ कोर्स चाहिए। जॉनी बोलता है ठीक है हम कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं तुम्हारे लिए, पर ब्लैक मार्केट के रेट से। वो लड़की बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें 36 आवर के बाद का सीन दिखाता है। जॉनी बोलता है कि हमने हाफ मिशन को पास कर लिया है, अब जो नेक्स्ट है वो रेस है टाइम के अगेंस्ट में, जो वॉरशिप है सामने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो मैका स्काई विंग्स के साथ। फिर वो ऐसे छोटे छोटे जा रहे होते मैका स्काई विंग्स। लिफेंग बोलते कैप्टन आगे मीटियर क्लास वॉरशिप है पर उसके अराउंड में थंडर स्टार्स हैं। जॉनी बोलता है फुल फोर्स अटैक, मैं एडवांस करूंगा मैका स्काई विंग के साथ। एक जो होता है फेडरेशन वाला वो बोलता है कैप्टन एनिमी आगे है। दूसरा बोलता है कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ स्काई विंग्स हैं, फायर करो, मतलब ये एनिमी है दूसरे। वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं अपनी शिप को लेके। जॉनी सोच रहा होता है मैंने सक्सेसफुली इन्हें अपने पीछे ले आया है, मतलब ये जॉनी इन्हें खींच रहा होता है अपने पास में। वो जल्दी से मुड़ जाता और एक एनिमी बोलता है कैप्टन ये जो स्काई विंग है ये तो हमारे थंडर स्टार की तरफ जा रहा है। दूसरा बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी है, सिर्फ देखते रहो, जल्दी या फिर बाद में इसे मार दिया जाएगा हमारे थंडर स्टार के हाथों। तब जॉनी की तरफ कोई शूट करता है किसी चीज को, मतलब लेजर टाइप को। ऐसे जॉनी जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है। लिफेंग बोलता है सभी फायर पावर को इंक्रीज करो। वो फिर ऐसे शूट कर रहे होते हैं साथ में। जॉनी जल्दी से मूव करता है और वेल मीटियर क्लास शिप के पीछे पहुंच जाता है। जॉनी बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी जो मेडिसिन है उसके टेस्ट को चखाता हूँ। वो एक तरीका यूज करता है, मतलब कोबरा मैनवेबर कुछ होता है जिससे वो अपनी शिप को ऊपर की तरफ मूव कराता है जल्दी से। वो जो होता है एनिमी वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या नहीं, तभी उनके ऊपर अटैक हो जाता है। मतलब जॉनी के पीछे शायद कुछ जा रहा होता है मिसाइल्स टाइप। जॉनी उन्हीं की शिप के पीछे पहुंच के ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और वो सारी उनकी खुद की शिप पे लग जाती हैं। जॉनी फिर मूव कर रहा होता है। टांग की बोलती है कि ये कैप्टन की ट्रिक कुछ ज्यादा क्रूअल थी। लुफेंग बोलता है ये अमेजिंग था एक तरह से। जॉनी बोलता है कि ऐसे मत करो तुम, आगे कोर फ्लीट है। जो देख रहे होते हैं वो कुछ ज्यादा हैरान होते हैं। एक इंसान बोलता है क्या ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है, एक 18 ईयर ओल्ड वो भी गोल्ड लेवल पायलट, इसका टीचर कौन है? जाय भी कुछ ज्यादा हैरान होता है। जैन वो देख रहा होता है आगे की तरफ। बाकी जो होते हैं इवेल्युएटर्स उनमें एक बोलता है कि सभी स्टूडेंट कुछ ज्यादा ग्रेट हैं, टीचर कंपैरिजन में क्या ही होगा उनके। वांग सोच रहा होता है ये 7 होली अबिस में इस टाइम जा रहा है, मैं ये होप करता हूँ कि ये क्रश ना हो जाए वहां पे। डीन भी देख रही होती है उसकी तरफ और सोच रही होती है उसने कुछ ज्यादा ही किया है, मतलब इतने सालों में, पिछले सालों से तो अच्छा है। जैन सोच रहा होता है कि एक्सीलेंट लांजवानियो, तुम डिजर्व करते हो उस टाइटल को कि तुम 58th रैंक पे हो पूरे एंटायर फेडरेशन में, मतलब 58 रैंक पे है ये पायलट पूरी दुनिया में, रख लो तुम एक तरह से। तभी और ज्यादा शिप्स आ रही होती है जॉनी की, मतलब उनकी तरफ। जावान बोलता है 7 वॉरशिप कैप्टन ये तो। जॉनी बोलते मैं बिलीव करता हूँ तुम सभी में, फाइट के लिए तैयार रहो। फिर ऐसे जो 12 स्काई विंग्स थे वो अलग अलग हो गए, जितनी भी एस्ट्रॉइड बेल्ट थी उसमें। वेल स्टोन की लेयर तुम्हें पता ही होगा। जॉनी बोलता सभी अपने मैकाज में टर्न हो जाओ और एस्ट्रॉइड के पीछे छुपो। वो सभी ऐसे रोबोट में कन्वर्ट हो जाते हैं और पत्थरों के पीछे छुपे होते हैं। टांगो की बोलती है कि कुछ ज्यादा ही थंडर स्टार हैं एनिमी के अराउंड में, वो हमें ऐसे भागने नहीं देंगे, तो वो इस एरिया में हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनी बोलता फाइट करो। बाकी सब बोलते ठीक है। ऐसे जो एनिमी होता है वो बोल रहे होते हैं वो डिसअपियर कहाँ पे होगे। जो लीडर होता है वो बोलता है कि ये भाग नहीं सकते हैं, ध्यान से सर्च करो उन्हें, वैसे ढूंढ रहे होते हैं यहाँ वहाँ। एक बोलता है कि कैप्टन हमने सर्च कर लिया पर हमें कुछ भी नहीं मिला। जो कैप्टन होता है वो बोलता है कैसे सकता है, एक स्टार फाइटर छुप कर सकता है, हाइड कैसे कर सकता है, इनविजिबल कैसे हो गया, वो यहीं पे होंगे। एक लड़की वहां पे आती है और बोलती है कैप्टन मुझे लगता है कि हमें पहले यहाँ से जाना पड़ेगा। कैप्टन बोलता है कि हमारे कॉमरेड्स को उन्होंने मार दिया, हमारे साथियों को, अगर हम रिट्रीट करना चाहेंगे, मतलब रिट्रीट करना भी होगा तो हमें पहले रिवेंज लेना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है सर। कैप्टन बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि वो सडनली डिसअपियर हो गए बिना किसी ट्रेस के, हमें उन्हें जल्दी से फाइंड करना पड़ेगा। वो ऐसे छुपे होते हैं। हम बताया जाता है कि जो एनिमी की मेटियोर वॉरशिप थी उन्होंने एक स्कैनिंग बीम को रिलीज किया, वो स्लोली हर एक एस्ट्रॉइड से पास हो रही थी जहाँ पे लांजोनी छुपा हुआ था। लांजोनी सोच रहा होता है अपॉर्चुनिटी आ गई है। जॉनी ऐसे छुपा होता है पीछे। एस्ट्रॉइड के सरफेस के ऊपर एक बहुत बड़ा वेल कांटा टाइप अपेयर हुआ और वो डायरेक्टली वॉरशिप के नीचे उसने अटैक कर दिया। जॉनी जल्दी से मूव करता अपने हाथ पे वो अपने हेलब्रेड को
को ले आता है। एनवी शिप का कैप्टन बोलता है क्या चल रहा है, शिप नंबर 4 आंसर करो क्या चल रहा है। शिप नंबर 4 का बोलता है कि रिपोर्ट करता कमांडर, हमें भी नहीं पता क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शिप को एक एस्टेरॉइड ने हिट किया। फिर वो बोलते नहीं, एक एनिमी हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तो जॉनी जल्दी से आ जाता है और वेल शिप को डिस्ट्रॉय करके वहां से उड़ जाता है, मतलब द्वारा वो बन के शिप बन के। कैप्टन हैरान हो जाते, बोलते नहीं शूट करो उसके ऊपर। जॉनी भाग रहा होता है सभी लेजर से बच के। एक बोलता है कि इन्होंने अपने साथ थंडर स्टार भी लाए हैं। वेल जॉनी कुछ तो छोड़ रहा होता है, मुझे नहीं पता थंडर स्टार्स क्या है। कैप्टन तो वो बोलता है इसकी मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना, ये भाग नहीं सकता यहाँ से। जॉनी नेट से बचते बचते भाग रहा होता है। कैप्टन बोलता है देखते हैं कि तुम कहाँ पे जाते हो, अब तो कोई भी थंडर स्टार भी नहीं है तुम्हें फॉलो करने के लिए। जो नेट से होती है वो जॉनी को पकड़ने लगी होती है, बस जॉनी भाग जाता है। वो स्माइल कर रहा होता है, मतलब एक बोलता है एनिमी शिप का कि ये ह्यूमन भी है, एक स्टार फाइटर ऐसे कैसे मूव कर सकता है। कैप्टन होता है जो एनिमी शिप का, वो बोलता है तो अमेजिंग है, फायर करो जैसे मर्जी करना चाहो तुम, और जो थंडर स्टार्स हैं उन्हें मरने दो, तुम फायर करो। वैसे शूट कर रहे होते हैं और वेल जॉनी अपनी कोबरा मैन वेबर को यूज कर रहा होता है, जिससे मतलब एक तरह से खतरनाक तरीके से डोज कर रहा होता है। फिर ऐसे जितने भी मतलब जॉनी पीछे थंडर स्टार्स को छोड़ रहा होता है, वो एक तरह से अब मेरे को लग गया पता कि बॉम्ब टाइप है, तो जैसे ही लेजर को शूट कर रहे हैं अगर उनमें लगेगा तो वो फूट जाएंगे। तो ऐसे जो लेजर होती हैं वो फिर उन थंडर स्टार से टकराती है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। इसी तरह से लांस जॉनी ने अकेले पायलट करके एनिमी जो फ्लीट थी उसे खत्म कर दिया। फिर ऐसे बाकी देख रहे होते हैं, मैं द्वारावांग का सीन दिखाता है। जाए सोच रहे होते लांस जॉनी बोलता है कांग्रेचुलेशन जैन, वो तुम्हारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली एग्जाम को पास कर लिया है। खुद बोल रहे हैं। फिर ऐसे जो मेन शिप्स होती हैं एनिमी की, उनमें एक बोलता है कि अब हम क्या करें, दूसरा बोलता है कि मुझे कैसे पता है, तो ऑलरेडी ओवर हो गया है। जॉनी बोलता है फुल फोर्स अटैक करो। वो फिर सामने अटैक कर रहे होते हैं। जोहान बोलता है हंसते हुए कि हम जीत के। जॉनी बोलता है हाँ हम जीत के। फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं, मतलब उन्हें खत्म करके। फिर हमें शॉक अकेडमी का सीन दिखाता है। वांग बोलता है कि उन्हें बता दो अब कोई जरूरत नहीं उन्हें आगे मूव करने के लिए, असेसमेंट में वो पास हो गए हैं। कांग्रेचुलेशन जैन, हुआ तुम्हारे स्टूडेंट ने सक्सेसफुली पास कर लिया एग्जाम को। जैनो को ज्यादा खुश होता है, ग्रेट कर। जैनो नीचे झुक के बोलते शुक्रिया तुम्हारी एकेडमी की रिकॉग्निशन के लिए। तब जॉनी बाहर आ जाता है और बोलता है टीचर। डीन बोलती है अच्छा किया तुमने, ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहना अपने नेक्स्ट असेसमेंट के लिए। वेल एक्चुअली में वो मरे नहीं है, ये सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड था एक तरह से। जाय बोलता है जॉनी कांग्रेचुलेशन तुम सभी पास हो गए हो। जैनो बोलता है तुम साथ तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है नेक्स्ट असेसमेंट के बारे में। जॉनी बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर मैं टांग जैनो के ऑफिस का सीन दिखाता है। जैनो बोलता है कि जो नेक्स्ट असेसमेंट है वो कैरेक्टर टेस्ट है, जिसे तुम फेस करोगे वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉनी बोलता है अब ये कैरेक्टर टेस्ट क्या है। जैनो बोलता है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर टेस्ट है वही स्टैंडर्ड है शर्क 7 डेविल्स के लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिर तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए। यहाँ पे अकेला एटर्नल ट्री नहीं है, एक यूनिक रूम भी है 7 होली एबिस के लिए। उसे सीक्रेटली कुछ एंसेस्टर गार्ड करते हैं। क्वाली बोलते 7 होली एबिस। जॉनी सोच रहा होता है ये प्लेस है कैसा, टीचर के एक्सप्रेशन इतने ज्यादा अजीब कैसे बन गए। जैनो बोलता है हाँ ये फेमस 7 होली एबिस है, वो ऐसा प्लेस है जहाँ पे किसी पर्सन का ईगो मैग्नीफाई हो जाता है, उसमें पर्सन की माइंड और सोल को टॉर्चर किया जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो इनर गाउट में जा नहीं पाते हैं क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस एबिस में। जॉनी बोलता है तो कैसा होगा टेस्ट, क्या उसमें ग्रीड, पैसे के लिए ग्रीड या फिर किसी और चीज के लिए होगी। क्वानली सोच रहा था ये मेरे बारे में बात कर रहा है। जैनो बोलता है कि 7 होली एबिस जो होता है वो बहुत खतरनाक असेसमेंट करता है। वहाँ पे 7 सीनियर्स हैं जिन्हें 7 डेविल भी बोला जाता है। वो तुम्हारे कैरेक्टर को एग्जामिन करेंगे 7 एस्पेक्ट्स में। वो तुम्हारी ग्रीड को जज करेंगे, भूख को जज करेंगे, लस्ट को जज करेंगे, लेजीनेस को, एंगर को, जेलसी को और एरोगेंस को। तुम्हारा अकेला एडवांटेज यही है कि तुम यंग और प्योर हार्टेड हो। क्वानली बोलता है तो हम एग्जाम को पास कैसे कर सकते हैं। जैनो बोलता है याद करो चाहे कुछ भी तुम अंदर देखो, अपने माइंड को शार्प रखना वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी भी सुन रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है हम याद रखेंगे। फिर ऐसे लांस जॉनी और बाकी जैनुआ के ऑफिस को छोड़ के चले गए अपने रूम्स में जाके रेस्ट करने के लिए। तभी जैनुआ खड़ा होता है विंडो के पास और वेल डीन के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है अगर मैं इसे पास नहीं कर सकता हूँ तो शायद हमारी किस्मत और जिंदगी यहीं पे खत्म हो, मतलब एक तरह से इसकी। तभी उसे कॉल आती है। जैन बोलता डीन क्या हुआ। डीन बोलती है कि 7 होली एबिस में मत जाओ, तुम ऑलरेडी कुछ ज्यादा ओल्ड हो गए हो, तुम डेंजर में हो गए अगर तुम वहां पे जाओगे। जैनो बोलता है क्या तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे अगर मैं नहीं जाऊंगा तो। वो नहीं बोलती है कुछ भी, फिर वो कॉल को कट कर देती है। जैनो स्माइल करता है ऐसे ही। फिर हमें सीगोड लेक का सीन दिखाता है। क्वानली बोलता है वाओ ये तो फर्स्ट टाइम है कि मैं बोट पे बैठा हूँ सीगोड लेक पे। मैंक्विन बोलती है ऐसा लग रहा है कि सीगोड लेक कुछ ज्यादा बड़ा है। बाइजूस बोलती है मैं ये सोच रही हूँ कि असेसमेंट कहाँ पे होगी। जॉनी बोलते कि तुम देख नहीं सकते, हम एटर्नल ट्री के पास में जा रहे
रहे हैं, जितना ज्यादा पास में हम जा रहे हैं उतना बड़ा ही बनता जा रहा है। ऐसा लग रहा है और लाइफ एनर्जी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही है। वांग बोलता है कि तुम वही हो जो कि एटर्नल ट्री ने चूज किया है, मतलब तुम वर्दी हो ये कहलाने के लायक। सनी बोलता है ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है एल्डर वांग। वो फिर वहां पे पहुंच जाते। वांग बोलते हैं हम पहुंच गए हैं। वांग बोलते मैं जूनियर वांग टियानी हूँ, मैंने शौक अकेडमी के कैंडिडेट को यहाँ पे ले आया हूँ असेसमेंट के लिए। ये लानजानी है, बाइजू है, टांग युगे है, युआनन हुई है और लान मैंक्विन है, लूफेंग और क्वानली भी है। मैं 7 सीनियर्स को बोलता हूँ ताकि वो होली अबिस को ओपन कर सकें और अलो कर सकें कि असेसमेंट ले पाए। जोनी बोलता है वर्लपूल, वेल मतलब नीचे ऐसे वर्लपूल क्रिएट हो रहा होता है। वांग बोलता है अब तुम एंटर कर सकती हो, डायरेक्ट इस वर्लपूल में जाओ फिर तुम्हारी असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जोनी बोलता है ठीक है टीचर मैं पहले जाता हूँ। वांग बोलता है कि याद रखना अपने माइंड को शार्प करना है। जोनी बोलता है ठीक है और कूद जाता है। क्वानली बोलता है ये तो डिसअपियर हो गया, एक स्प्लैश भी नहीं आया। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बाकी सब कूद के। वांग बोलते मैं ये होप करता हूँ कि वो बाहर निकल पाएंगे। जैनो बोलते कि एल्डर वांग मैं जा रहा हूँ। जै बोलता टीचर टांग तुम क्या बोल रहे हो। टांग बोलता है कि टीचर जाओ कि मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ कि मेरे को एक पार्टनर मिला तुम्हारी तरह इतने सालों में। अगर मैं बाहर नहीं आऊंगा तो ऐसा समझ लेना कि कुछ बुरा हुआ मेरे को, स्टूडेंट को मत बताना ठीक है इसके बारे में। जै बोलता टीचर टांग तुम। जैनो बोलते कि एल्डर वांग मैं ये सोच रहा था जो मेरा एक्सपीरियंस है 7 होली अबिस में वो अब देखा जा सकता, मैं जा रहा हूँ। वो कूदने लग पड़ता तभी कोई आ जाता और बोलता प्लीज मत जाओ। वो उसे खींच लेती है, वेल डीन ही होती है और उसे हक कर लेती है। डीन बोलती है टांग जैनुआ तुम बदतमीज हो कुछ ज्यादा ही। जैनुआ चुप होता है और बोलता है कि ओए डीन। डीन बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल सकता यहाँ पे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाय बोलता है क्या। जाय सोच रहा था चल क्या रहा है। डीन लो हांग और टीचर टांग। जैनुआ उसे इशारा कर देता है जाय को वहां से जाने के लिए। जाय सोच रहा था अच्छा, वो भी धीरे धीरे भाग रहा होता है वहां से। जैनुआ सोच रहा होता है कि मैंने उसे बोला कि यहाँ से जाना है बाहर, ये कूद क्यों गया नीचे ही। वेल पानी में कूद के जा रहा होता है। डीन ने ऐसे हक करके रखा होता है जैनुआ को, ऐसे फिर वो रो रही होती है। जैनुआ बोलता है लू हैंग सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे लिए। वेल हुआ क्या था कुछ तो बताओ मेरे को भी, क्या वो एक्चुअली में चीट कर रहा था कि क्या चक्कर था। फिर ऐसे में लोहांग के वेल पर्सपेक्टिव का सीन दिखाता है एक तरह से। वैसे सोच रही होती है कि मतलब जैनुआ बोल रहा था लोहांग अगर तुम मेरे को छोड़ नहीं सकते अगर ऐसी बात तो मुझे भूल जाओ। डीन बोलती है कि तुम बेवकूफ हो क्या, तुम मेरे को एक्सप्लेनेशन भी नहीं दोगे कि वहां पे क्या हुआ था। जैनुआ बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता हूँ। ऐसे फिर वो रो रही होती है और बोलती है नहीं नहीं प्लीज मत जाओ। तब वो फिर ओरिजिनल लाइफ में आ जाती है, मतलब एक तरह से रियलिटी में। जैनुआ ने उसे हक करके रखा होता है और बोलता है वो कि तुम मेरे को जाने नहीं देना चाहती हो। डीन बोलती है नहीं कभी भी नहीं। जैनुआ बोलता है क्यों। डीन बोलती है कि मैं आंसर नहीं करना चाहती हूँ इसके बारे में। जैनुआ बोलता है कि मुझे पता है कि कोई भी प्लेस नहीं है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, मेरे को जाने क्यों नहीं देते तुम 7 होली अबिस में। डीन बोलती है चुप करो तुम। जैनुआ उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके गाल पे हाथ रख देता है। जैनुआ बोलता है लोहांग तुम फाइनली वापस आ गए, वो उसे हक कर लेता है। लोहांग बोलती है कि जैनुआ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जैनुआ बोलता है क्या हुआ। लोहांग बोलती है क्या मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने गलत समझा था क्या कुछ। मेरे इंस्टीट्यूशन ये बोलते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, पर मैंने कभी भी हिम्मत नहीं की, मतलब क्योंकि वो लड़की। जैनुआ बोलता है कि वो मेरे पास इसीलिए आई थी क्योंकि एक प्रॉब्लम हुई थी, मेरे को रिजेक्ट करना चाहिए था, अगर मैं रिजेक्ट कर दिया तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए मेरे को कुछ ज्यादा बुरा लगता है तुम्हारे लिए, ये सब कुछ मेरी गलती है। जैनुआ देख रहा होता है लुहांग की तरफ। लुहांग बोलती है कि तुम्हें पता मैंने तुम्हें क्यों रोक लिया जब तुम जंप करने लगे थे 7 होली अबिस में। इतने ज्यादा सालों में तुमने मेरे को कभी नहीं छोड़ा। जब तुम जंप करने लगे थे मैंने रियलाइज किया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती हूँ, मैं इस दर्द में अकेला नहीं जीना चाहती हूँ, हम दोबारा कभी अलग नहीं होंगे ठीक है। जैनुआ बोलता है ठीक है। डीन स्माइल करती है फिर बोलती है कि एक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हमारे पास एक सन है। जैनुआ ये सुन के कुछ ज्यादा हैरान होकर चिल्लाता है वो और बोलता है क्या बच्चा भी है, कहाँ छुपाया हुआ इसने कब से। फिर ऐसे जब टांग जैनुआ का जो रिलेशनशिप था यिंग लुहांग के साथ अच्छा हुआ, लांजानी और उसके जो फ्रेंड्स थे उनका एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था। जो कलरफुल वोर्टेक्स था लांजानी की बॉडी में वो और ज्यादा फास्ट तरीके से मूव कर रहा था और आसपास की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था। जॉनी एक जगह पे गिरता है, वो आगे देख रहा होता है, उसकी आइज ग्लो कर रही होती है, वो सोच रहा होता है जो डिस्ट्रक्शन एनर्जी है यहाँ पे वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर मैं लाइफ एनर्जी की फ्लक्चुएशन को भी यहाँ पे फील कर सकता हूँ। ऐसे लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, साथ में कुछ ब्लैक एनर्जी आती है उसके अंदर। वो सोच रहा था अननेचुरलाइज्ड एनर्जी कहाँ से आई, ऐसा लग रहा है कि लाइफ एनर्जी की ऑपोजिट है, एक तरह से डेथ एनर्जी। तभी कोई बोलता है वेलकम। जॉनी आइस को कवर कर रहा होता है क्योंकि एक तरह से लाइट ही वहां पे आती है। वहां पे एक ओल्ड मैन आ जाता है, वो बोलता है वेलकम 7 होली अबिस में, तुम्हारा वेलकम करता हूँ मैं। जो फर्स्ट टेस्ट है वो सिंपल है, चलो स्टार्ट करते हैं। जॉनी चुपचाप देख रहा होता है आगे की तरफ। ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे पास आओ, आगे एग्जामिनेशन रूम। जो पहला टेस्ट है वो स्लीपिंग है। जॉनी बोलता है क्या स्लीपिंग है। ओल्ड मैन बोलता है अगर तुम इस बेड से उठ पाओगे तो तुम पास हो जाओगे। जॉनी बोलता है ये तो इतना सिंपल है। ओल्ड मैन गायब हो जाता है। जॉनी हैरान होता है, वैसे सो जाता है, सोच रहा होता है मतलब सोते हुए कि वैसे सोने लग पड़ता है। हम बताया जाता है कि लांजो ने चेक किया बेड में और उसने फाउंड किया कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, जो ब्लैंकेट है वो भी ऑर्डिनरी है और बेड भी सेम ही है। ऐसा वो थोड़ा बहुत
सस्पिशियस था, पर वो फिर भी सो गया। लांजानी ने इमीडिएटली फेल्ट किया कि जो बेड है वो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है। जैसे वो नीचे झुका, वो कुछ ज्यादा सॉफ्ट था, कंफर्टेबल था और गर्म था। उसे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि वो अपनी मदर के आर्म्स में सोया हुआ है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा रिलैक्स और कोजी फीलिंग आ रही थी। लांजानी सो गया, मतलब एकदम से सो गया। तभी ऐसे लांजानी सोया होता है, वो सोच रहा होता है कि कुछ ज्यादा कंफर्टेबल है, मैं थोड़ी देर सो ही जाता हूँ। तभी उसे याद आती है ओल्ड मैन की बात। वो ओल्ड मैन बोल के गया होता है कि अगर तुम उठ जाओगे टाइम पे इस बेड से तो तुम पास हो जाओगे। लांजानी को याद आ गया कि ओल्ड मैन के वर्ड्स क्या थे और वो उठना चाहता था, पर उसने फाउंड किया कि वो अपनी फिंगर्स को मूव नहीं कर पा रहा है। जॉनी सोच रहा होता है कि ये जो कलरफुल वर्टेक्स है इतना ज्यादा धीरे धीरे क्यों मूव कर रहा है जितना ये करता था। ये सिचुएशन सही नहीं है। जब लांजानी ने रियलाइज किया कि कुछ तो गलत है, उसने डिसाइड किया कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को डाल ले वो कलरफुल वर्टेक्स को स्टिमुलेट करने के लिए। पर उसी मोमेंट में कलरफुल वर्टेक्स कुछ ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करने लग पड़ा। उसने एक पर्पल और ग्रीन लाइट को देखा उसके ड्रैगन कोर से निकलते हुए। कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी और डिस्ट्रक्शन एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही थी उसकी बॉडी में। लांजानी खड़ा हो जाता है और बोलता है ये दो एनर्जी कैसी थी। तब जो दोनों एनर्जीज होती है वो ऐसी हवा में होती हैं। तभी ओल्ड मैन वहां पे आ जाता है और बोलते हैं कि बच्चे तुम पास हो गए हो। ओल्ड मैन भी कुछ थोड़ा सा फ्लस्टर सा लगता है, मतलब हैरान सा लगता है। वो जॉनी को एक जगह पे भेज देता है, वो नेक्स्ट लेवल होता है, वहां पे दो इंसान आ जाते हैं। जॉनी बोलता है हैं वहाँ पे एक ओल्ड वुमन होती है, वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है लस्ट के बारे में, क्या तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। जॉनी बोलता है मेरे पास ऑलरेडी कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ और मेरी विश यही है कि मैं उसी के साथ रहूँ हमेशा। वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम पास होते हो। तभी एक वहाँ पे आता है नेक्स्ट टेस्ट के लिए ओल्ड मैन, बोलता है कि तुम्हें कैसी फीलिंग आती है प्राइड और एरोगेंस के बारे में। जॉनी बोलता है एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो अपनी तारीफ कर पाए पर इतना भी घमंडी नहीं होना चाहिए उसे। मेरे को खुद के ऊपर प्राउड है पर मैं कभी भी अपने आप को दूसरों से अच्छा फील करता हूँ। तभी दूसरा टेस्ट होता है, वहां पे एक और ओल्ड मैन होता है, वो बोलता है क्या तुम जलते हो क्या दूसरे लोगों से। जॉनी बोलता है नहीं, अगर मैं किसी चीज के लिए जलूं तो मैं अपना बेस्ट करता हूँ उसे अचीव करने के लिए। ऐसे वो पास होता रह रहा होता है सभी टेस्ट में। जॉनी बोलता है यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो कुछ ज्यादा आसान है। तो लास्ट में एक गंजा सा ओल्ड मैन होता है, वो बोलता है बच्चे तुम सभी टेस्ट में पास हो गए हो, मैं तुम्हें अब जाने देता हूँ बाहर। जॉनी बोलता है पर सीनियर मैंने। जॉनी बाहर पहुंच जाता है और वेल बाहर आ जाता है सी गोल्ड लेक से। जॉनी देख रहा होता है आगे की तरफ और सोच रहा था यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर ऐसे 7 होल ये बेस में दिखाया जाता है, सभी जो ओल्ड मैन होते हैं वो गैदर हुए होते हैं। एक ओल्ड मैन बोलता है तुमने इतनी बात क्यों की, तुमने 2 क्वेश्चन क्यों पूछे। तुम्हें पता जितने ज्यादा लंबे टाइम तक वो यहाँ पे रहेगा उतने ज्यादा वो लाइफ और डिस्ट्रक्शन एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। दूसरा ओल्ड मैन बोलता है कि मेरे को आंसर तो पूछ मतलब चाहिए था, पर जो लॉस है वो कुछ ज्यादा बड़ी हो गई है। वो गंजा सा ओल्ड मैन बोलता है वो बच्चा जाना नहीं चाहता था तो मेरे को ऐसे ही किक करना पड़ा उसे बाहर। एकेडमी ने इस तरह के मॉन्स्टर को कहां से फाइंड कर लिया है, इतने थोड़े टाइम में उसने 1000 में से एक पार्ट जो था एनर्जी का उसे अब्सॉर्ब कर लिया। हमें उस बच्चे को रिफ्यूज करना पड़ेगा फ्यूचर में यहाँ पे आने के लिए। पर उसके फ्रेंड्स के साथ क्या करें हम। बाकी बोलते हैं कि वो जागने से स्ट्रगल कर रहे हैं, इनकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो इतनी वीक नहीं है। पर अगर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो ज्यादा डिले मत करना, जल्दी से फिनिश करते हैं एग्जाम को। फिर ऐसे सेम टाइम पे लांजानी ने फील किया अपनी ब्लड लाइन में पावर को कि वो इंक्रीज हो गई है। इतने ज्यादा कम टाइम में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तभी लांजानी आगे की तरफ देख रहा होता है, एक इंसान बाहर आ जाता है। जॉनी बोलते क्वानली की विंग्स होते हैं पीछे। जॉनी बोलते तुम फिनिश हो गए, रिजल्ट कैसा हुआ। क्वानली बोलते मैं पास हो गया हूँ पर इतना ज्यादा आसान नहीं था पास होना। जॉनी बोलते क्या हुआ अंदर। क्वानली बोलता है पहले मैं सोया हुआ था, मेरे को कंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी, पर जब सेकंड टेस्ट आया मेरे को ज्यादा शर्म आ रही थी क्योंकि कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन्स थी जो मेरे को सेड्यूस करना चाहती थी। फिर मैंने मैंक्विन के बारे में सोचा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ी उनको टच करने के लिए। जॉनी सुन के हैरान होता है। फिर नेक्स्ट करके ऐसे लांजानी के फ्रेंड्स एक एक करके आ रहे थे। जो एग्जाम था उन्होंने ग्रेट इंपैक्ट छोड़ा था उनके ऊपर। युआनन चुपचाप ही होता है एक तरह से। जॉनी सोच रहा होता है कि जुजू क्यों नहीं आई अभी। तभी लास्ट में जुजू आती है और वो ब्लश ही मार रही होती है। जॉनी बोलता है जुजू क्या तुम ठीक हो। जुजू उसे धक्का मारती है और बोलती है यहाँ से चल जाओ। जुजू भाग रही होती है। जॉनी बोलता है जुजू क्या हुआ तुम्हें, जुजू वेट करो मेरा। तभी टांग युगी और मैंक्विन भी आ जाते हैं। मैंक्विन बोलती है कि कैसा गया तुम्हारे युगी, क्या तुम ठीक हो। युगी बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं सिर्फ थोड़े से थकी हुई हूँ और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। मैंक्विन सोच रही होती है क्या कुछ मतलब डिफिकल्टीज आई इसके एग्जाम्स में। युआनन बोलता है कि शायद रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मैं भी घर जाना चाहती हूँ, मतलब जाना चाहता हूँ और फादर को पूछना चाहता हूँ। फिर ऐसे ही बात करने के बाद सभी चल गए। क्वानली और लान मैंक्विन ही बचे हुए थे सीगोल्ड लेक पे। क्वानली बोलता है मुझे लगता है इनके पास कुछ ज्यादा ये बोलने के लिए, क्या ये ठीक होंगे। मैंक्विन बोलती है हाँ शायद। जॉनी पहुंच जाता है जुजू के पास और बोलते क्या हुआ, क्या तुम पास हो गए हो। बाजू बोलती है हाँ मैं पास हो गई हूँ, मैं सिर्फ अकेला रहना चाहती हूँ। डोर को बंद कर देती है। जॉनी सोच रहा होता है यहाँ पे हुआ क्या है। जुजू सोच रही होती है ये बदतमीज, ये घटिया इंसान, क्या ये फ्यूचर में इतना ज्यादा बुरा होगा, मेरे को इस घटिया इंसान को अब इग्नोर करना पड़ेगा। वेल क्या देख लिया इसने जो इतना गंदा ब्लश मार रही है। फिर ऐसे में युआनन का रूम दिखाई देता है। युआनन सोच रहा था सिस्टर टांग युगे अगर उन्हें
एक्चुअल सिचुएशन के बारे में पता होगा तो वो एंड्योर नहीं कर पाएगी। नहीं, मेरे को फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमें यूगे के हाउस का सीन दिखाया जाता है। यूगे बोलती है मोम क्या ये सच है? यूगे की मोम बोलती है क्या उसने बोला? यूगे बोलती है कि मैंने वो 7 होल अबिस में देखा। ऐसा क्यों है? ये सच नहीं है ना? यूगे की मोम बोलती है कि ये सच है, तुम उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो, मैंने उसे बिट्रे किया है। यूगे रोते हुए बोल रही थी मोम क्यों तुमने ऐसा किया? उसकी मोम भी एक तरह से रो रही होती है। यूगे बोलती है अब ऐसा लग रहा है कि हमारी गलती थी स्टार्टिंग से ही, और ऊपर से बात है कि मैं किसी और की लड़की हूँ। उसकी मदर भी एक तरह से रो ही रही होती है और उसे चांटा मार देती है। उसकी मदर बोलती है चुप हो जाओ, तुम्हें पता भी तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें पता भी क्या हुआ था तब, यहाँ से दफा हो जाओ। यूगे भी ऐसे रो रही होती है, वहां से भाग जाती है। उसकी मदर वेल रोकने की कोशिश कर रही होती है पर फिर नहीं बोलती कुछ भी। किया क्या यहाँ पे इतने ड्रामे क्यों हो रहे हैं गाइस? फिर ऐसे यूगे बैठी होती है घर के बाहर और रो रही होती है। वो ऐसे बोल रहे थे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तभी यूआनन वहां पे आ जाता है और बोलता है सिस्टर क्या हुआ तुम्हें? यूगे उसे धक्का मार देती है और बोलती है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। यूआनन बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम हमेशा मेरी सिस्टर रहोगे। तभी एक शायद यूआनन का फादर वहां पे आ जाता है और बोलता है जिमिंग मैं यहाँ पे हूँ। यूआनन बोलता है फादर? यूगे बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम मॉम और डॉटर को फाइट करते हुए देखने के लिए यहाँ पे आए हो? उसका डैड बोलता है कि मैं यहाँ पे तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, तुम्हारी मदर ने कुछ भी गलत नहीं किया, ये सब कुछ मेरी गलती थी। यूगे ये सुन के हैरान हो जाती है। वो बता रहा होता है ऐसी स्टोरी कि उस टाइम पे तुम्हारी जो मदर थी और जो तुम्हारा बर्थ फादर था वो दोनों मेरे क्लासमेट्स थे। मैं तुम्हारी मदर को कुछ ज्यादा प्यार करता था। मैंने इनिशिएटिव भी लिया कि मैं तुम्हारी मदर को कन्फेस करने लगा था, पर तुम्हारी मदर ने तुम्हारे फादर को चूज किया मेरे ऊपर। उस टाइम पे तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो सडनली डिसअपियर हो गए एक मिशन के दौरान। मैं सैनलो स्टार में गया था और मैंने तुम्हारे ग्रैंडफादर को वहां पे फाउंड किया और उन्हें बचा लिया, पर उस टाइम पे तुम्हारे फादर की कोई भी न्यूज नहीं थी। और बात यह थी कि एक और कोइंसिडेंस हो गया कि तुम्हारे जो फादर थे वो भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ मंथ के बाद तुम्हारे मदर ने ये सोचा कि तुम्हारे फादर मर गए हैं, तो उसने ऐसे ही हाँ कर दी मेरे साथ शादी करने के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद ही तुम्हारी मदर ने बताया कि उसने इसलिए हाँ की थी शादी करने के लिए मेरे साथ क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। मैं कुछ ज्यादा गुस्सा था उस टाइम पे। एक्चुअली बात यह थी कि तुम्हारे जो फादर था और मैं थे वो मिले थे और हमारी फाइट हुई थी। मैंने उसे बोला कि वो मेरे को डिफीट नहीं कर सकता है। मैंने उसे बोला कि अगर वो मुझे डिफीट नहीं कर सकता है तो कभी भी शर्क सिटी में वापस मत आना। मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा रिग्रेट करता हूँ अपने एक्शंस को उस टाइम पे। जिमिंग सब कुछ मेरी गलती, मुझे माफ कर दो। तभी उसकी मॉम भी बाहर आ जाती है। यूएनएन का डैड बोलता है जिमिंग, उसकी मदर बोल रही होती है ये सब कुछ मेरी गलती है। वेल ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्रामे हो रहे हैं गाइस। यूएनएन का डैड बोलता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। उसकी मदर बोलती है यूगे की वेट करो, मैं भी माफी मांगना चाहती हूँ तुमसे क्योंकि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाया एज अ वाइफ। उसका डैड बोलता है जिमिंग तुम्हें पता है वो अब कहाँ पे है? वो बोलती है मुझे भी नहीं पता। यूएनएन का फादर बोलता है अगर मैं दोबारा उससे मिलूंगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सब कुछ। जिमिंग कुछ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुछ सालों में पहले कोई मेरे ऊपर अटैक कर रहा था हर टाइम, मुझे लगता है ये वही होगा। जिमिंग बोलती है कि तुम ये बोल रही हो कि जिसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया वो उसी की तरह दिखता है। यूएनएन का फादर बोलता है शायद वो वही है। जिमिंग बोलती है तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आया, मतलब मेरे से मिलने के लिए? वो बेकार इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? तभी कोई वहां पे आते हुए बोलता है क्योंकि वो कुछ ज्यादा डरपोक है। यूएनएन और यूगे हैरान होती है। वहां पे वो इंसान आ जाता है वेल सीगोल्ड लेक का गार्ड। वो बोलता है जिमिंग मैं। यूगे बोलती है टीचर टांग। वेल ये क्या ट्राइंगल बन रहा है सिचुएशन का? जिमिंग बोलती है टांग यू बोलते मैं कुछ ज्यादा कावर्ड था, मतलब डरपोक था, मुझे भी नहीं पता था कि यूगे मेरी डॉटर है। व्हाट द फक, ऐसे मैं तुम्हारे कुछ ज्यादा पास रह रहा था, मैं तुम्हें दूर से देखता था। ऐसा करना ही मतलब सेटिस्फाई कर देता था मेरे को तुमसे दूर से देखने के लिए तुम्हें। जिमिंग बोलती है इसका मतलब इतने ज्यादा सालों में तुम मेरे को बस दूर से देख रहे थे? टांग यू बोलता है हाँ। जिमिंग ऐसे बोलते कि तुम इडियट हो, यहाँ से दफा हो जाओ। वो भाग जाती है अंदर। टांग यू ऐसे रो रहा होता है और बोलता है जिमिंग गाइस यहाँ पे चल क्या रहा है, मैं कुछ ज्यादा कंफ्यूज, व्हाट द फक इज हैपनिंग। यूएनएन का फादर बोलता है कि चलो घर चलते हैं। हुई यूएनएन बोलते मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपनी सिस्टर के साथ रहना चाहता हूँ। यूएनएन का फादर बोलते यूगे तुम्हारी बहन नहीं है। यूएनएन बोलता है नहीं। वो यूगे के पास जाकर बोलता है कि वो मेरी सिस्टर है, तुम्हें ज्यादा अपसेट नहीं होना सिस्टर, तुम्हारे पास अभी मैं हूँ। फिर ऐसे आ करके रो रहे होते हैं। वेल चल क्या रहा है यहाँ पे, यूगे की मदर प्रेग्नेंट थी इसलिए उसने शादी कर ली बिना बताए। यूएनएन का फादर ने यूगे के फादर के साथ फाइट की थी और उससे बोला था पास नहीं आना है, और वो आया भी नहीं इतने साल। गाइस दिस इज टू मच। फिर वो ऐसे शर्क एकेडमी में साइलेंस मतलब चुपचाप ही चले हुए थे पैदल पैदल। यूएनएन ने टांग यूगे को अपने मतलब रूम के पास छोड़ दिया, उसी के रूम के पास। यूगे जा रही होती है, वो ऐसे थोड़ी सी इमोशनल होती है और बोलती है शुक्र है जो तुमने आज की है, अब से मुझे सिस्टर मत बोलना, हम ब्लड रिलेटेड नहीं है। यूएनएन बोलता है कि तुम मेरे सिस्टर हो और हमेशा रहोगे।